रोहन ध्रुव और रिया को लेकर डिनर करने जा रहा था। तभी रास्ते में लाल सूट पहने 3 आदमियों ने उन्हें रोक लिया था। ये देखकर रोहन ने उन पर गन तान दी और कहा रिया से दूर रहने के लिए। लेकिन रोहन को शॉक तब लगा जब उन लोगों ने बताया कि वो रिया के लिए नहीं बल्कि रोहन के लिए आए हैं। मेरे लिए? लेकिन मुझसे तुम लोगों को क्या काम है? रोहन ने कंफ्यूज होकर पूछा। हमारे बॉस आपसे मिलना चाहते हैं, लाल सूट पहना पहला शख्स बोला। कौन बॉस? रोहन ने पूछा। वही जिनका कॉल अभी कुछ समय पहले आपके पास आया था, लाल सूट वाला शख्स बोला। तभी रोहन को वो अननोन कॉलर याद आया जो उससे जाकिर के कातिल का नाम बताने की बात कह रहा था। अच्छा, तो जिन्होंने मुझे कॉल किया था वो आपके बॉस हैं? रोहन बोला। इस पर लाल सूट वाले शख्स ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। फिर रोहन ने अपनी गन नीचे रख ली और कहा, मैंने उनसे कहा था कि मैं इस बारे में सोचकर बताऊंगा। तभी लाल सूट पहना दूसरा शख्स अकड़ कर बोला, लेकिन हमारे बॉस को ज्यादा इंतजार करना पसंद नहीं। तो ये उनकी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं, रोहन ने बेबाकी से जवाब दिया। तेरी इतनी हिम्मत हमारे बॉस को इग्नोर करता है? उस दूसरे शख्स ने धमकाते हुए कहा। यदि तुम ऐसे ही धमकी दोगे तो मुझे उनसे मिलने के बारे में सोचने में और भी ज्यादा टाइम लगेगा, रोहन सख्त लहजे में बोला। ज्यादा टाइम लगाओगे तो हम तुम्हें उठा कर ले जाएंगे, लाल सूट पहने तीसरे शख्स ने गुस्से में रोहन को धमकाया। अच्छा, यदि ऐसा है तो आ जाओ मैदान में और ले जाओ मुझे। इतना कह के रोहन कार से बाहर निकल गया। रोहन का ये अंदाज देखकर कार में बैठा ध्रुव एक्साइटेड हो गया। वाओ, अब आएगा मजा, ध्रुव खुश होकर बोला। माहौल गर्म देखकर लाल सूट पहना पहला शख्स बीच में आया और रोहन और अपने दोनों साथियों को शांत कराते हुए बोला, देखो, लड़ाई की कोई जरूरत नहीं है, हम शांति से बात करके भी ये मामला सुलझा सकते हैं। लेकिन ये शांति की भाषा समझता कहाँ है? दूसरा शख्स बोला। इसे 2 कान के नीचे लगाएंगे तो अपने आप बॉस से मिलने आ जाएगा। तीसरे शख्स ने भी बहती गंगा में हाथ धोते हुए रोहन को धमकाया। अरे क्या कह रहे हो तुम लोग, शांत हो जाओ। पहले शख्स ने अपने दोनों साथियों को समझाया। अरे अंकल, क्यों बार बार अहिंसा के पुजारी बन रहे हो? होने दो ना एक्शन, तभी तो मजा आएगा, ध्रुव बीच में बोला। फिर रोहन ने उसे धमका रहे दोनों आदमियों से बोला, अभी भी वक्त है, मान लो अपने साथी की बात, वरना क्या कर लेगा तू? रोहन की धमकी सुनकर दूसरा शख्स दहाड़ा। फिर वो गुस्से में रोहन को मारने दौड़ा। तीसरे शख्स ने भी उसे ज्वाइन कर लिया, लेकिन महज 2 सेकंड में ही रोहन ने दोनों को पंच मारकर धूल चटा दी। रोहन ने दोनों को सिर्फ एक पंच ही मारा था और वो जमीन पर ऐसे दर्द से चिल्ला रहे थे जैसे किसी ने उनकी 1 घंटे तक जबरदस्त पिटाई की हो। आ गया स्वाद, मैंने तो पहले ही कहा था कि शांत हो जाओ। जब तुम दोनों रोहन के बारे में जानते नहीं तो क्यों बीच में कूदकर सुपरमैन बन रहे थे? मैंने सुना है ये रोहन सुपरमैन का भी बाप है। लाल सूट पहने पहले शख्स ने अपने दोनों साथियों को फटकारा। फिर उसने रोहन से प्यार से कहा, रोहन सर, आप आराम से सोच लीजिए, आपकी जब मर्जी हो तब मिलने आना, लेकिन हो सके तो प्लीज एक बार जरूर आना, हमारे बॉस आपसे मिलने को बड़े बेताब हैं। इतना कह के उस शख्स ने अपने दोनों साथियों को जैसे तैसे उठाकर कार में पटका और वो वहां से चला गया। इधर रोहन की पावर देखकर गाड़ी में बैठे ध्रुव की आंखें फटी की फटी रह गई। वाओ पार्टनर, क्या पंच मारा तुमने उन दोनों को, सिर्फ एक पंच ने ही उनका काम तमाम कर दिया, ध्रुव एक्साइटेड होकर बोला। अरे ये तो रोहन की पावर का सिर्फ ट्रेलर था, अभी असली पिक्चर तुमने देखी कहाँ है। कार की पिछली सीट पर बैठी रिया बोली। ये सुनकर ध्रुव अपनी सीट से उछल पड़ा। क्या बात कर रहे हो, मतलब रोहन में इससे भी ज्यादा पावर है? ध्रुव आउट ऑफ कंट्रोल होकर बोला। इस पर रिया ने हंसते हुए हाँ मैं अपना सर हिला दिया। रोहन अपनी इतनी तारीफ सुनकर ऑकवर्ड फील करने लगा। वो फौरन गाड़ी में बैठा और उसने कार स्टार्ट करते हुए कहा,
यदि बातों से पेट भर गया हो तो डिनर कैंसिल करके घर चलें। नहीं। रिया और ध्रुव दोनों एक साथ चिल्लाए। फिर वो एक दूसरे का मुंह देखकर जोर जोर से हंसने लगे। काश वो सड़ू मयंक नहीं तुम मेरे भाई होते तो कितना मजा आता। रिया ध्रुव की ओर प्यार से देखते हुए बोली, लेकिन मुझे आप जैसी खूबसूरत लड़की का भाई नहीं बनना। ध्रुव स्टाइल मारकर बोला, भाई नहीं बनना तो क्या बनोगे, बॉयफ्रेंड? हाँ छोटू उस्ताद। इतना कहकर रिया ने प्यार से ध्रुव के सर के बाल बिखेर दिए। नहीं, अगर मैं बॉयफ्रेंड बन जाऊंगा तो फिर रोहन का क्या होगा? ध्रुव अपने बाल संवारते हुए बोला। ये सुनते ही रिया और रोहन दोनों एकदम से चुप हो गए और ऑकवर्ड फील करने लगे। तो डिनर करने कहां चलें? रोहन ने टॉपिक चेंज करते हुए कहा। इस पर रिया सोचने लगी। तभी ध्रुव बीच में बोला, मुझे एक अच्छी जगह पता है। ये सुनकर रोहन रिया की ओर देखने लगा। इस पर रिया ने हाँ में अपनी गर्दन हिलाते हुए कह दिया कि ठीक है, वहीं चलते हैं। फिर ध्रुव, रोहन और रिया फन डोर नाम के एक रेस्टोरेंट में गए। ये मेनली बच्चों के लिए डिजाइन किया गया एक रेस्टोरेंट था जो दिखने में बेहद कलरफुल था। यहाँ कार्टून कैरेक्टर्स के बड़े बड़े स्टैचू थे और कुछ लोग फेमस कार्टून कैरेक्टर्स की ड्रेस पहनकर बच्चों का मनोरंजन भी करते थे। तो हम यहाँ खाना खाएंगे? रोहन ने आश्चर्य से पूछा। क्यों, इस जगह में क्या खराबी है? ध्रुव ने पूछा। कोई खराबी नहीं है, रिया बोली और रेस्टोरेंट में घूमते हुए मस्ती करने लगी। वहां एक बच्चों की स्लाइड भी थी जिस पर रिया को फिसलकर बड़ा मजा आ रहा था। ये तो मुझसे भी ज्यादा बच्ची निकली। ध्रुव बच्चों की तरह एंजॉय कर रही रिया को देखकर रोहन से बोला। इस पर रोहन कुछ नहीं बोला और बस रिया की हरकतों को देखकर मन ही मन मुस्कुराता रहा। कुछ देर मस्ती करने के बाद सभी ने खाना ऑर्डर किया। रोहन ने अपना प्रॉमिस निभाते हुए ध्रुव को आइसक्रीम भी खिलाई। तभी रिया बोली, और मेरी आइसक्रीम? मुझे भी खानी है। इस पर रोहन ने रिया के लिए भी आइसक्रीम मंगवा दी, जिसे देखकर रिया खुश हो गई और बच्चों की तरह बड़े चाव के साथ आइसक्रीम खाने लगी। रोहन, तुम नहीं खाओगे? रिया ने अपनी आइसक्रीम रोहन की ओर बढ़ाते हुए पूछा। नहीं, रोहन ने ना में अपना सर हिला दिया। अरे पार्टनर, एक बार खा कर तो देखो, मजा नहीं आए तो पैसे वापस। ध्रुव ने जोर देते हुए कहा और अपनी आइसक्रीम भी रोहन की ओर बढ़ा दी। रिया और ध्रुव के बार बार कहने पर रोहन ने आखिर एक एक करके दोनों की आइसक्रीम टेस्ट कर ली। तो कौन सी ज्यादा अच्छी लगी, मेरी वनीला या ध्रुव की चॉकलेट? रिया ने पूछा। ध्रुव भी रोहन के रिएक्शन का इंतजार करने लगा। तभी रोहन कुछ देर रुककर बोला, दोनों ही बकवास थी। ये सुनकर रिया और ध्रुव हैरान होकर एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। वो दोनों रोहन से कुछ कहते, तभी रोहन ने वेटर को बुलाया और कहा, मेरे लिए एक बटरस्कॉच ले आना। ये सुनकर रिया और ध्रुव दंग रह गए। ओह, तो तुम्हें बटरस्कॉच पसंद है? रिया बोली। पहले बोलना था ना पार्टनर, हम तुम्हारे लिए वही मंगवा लेते। ध्रुव बोला, एक्चुअली दादाजी बचपन में मुझे अक्सर जुहू चौपाटी पर बटरस्कॉच खिलाया करते थे। रोहन पुरानी यादों में खोकर बोला। तुम बड़े लकी हो जो तुम्हें बचपन में दादाजी आइसक्रीम खिलाने ले जाते थे। यहाँ मेरे दादाजी तो छोड़ो, मॉम डैड के पास भी मेरे लिए टाइम नहीं है। ध्रुव उदास होकर बोला। यह देखकर रिया को ध्रुव के लिए बुरा लगा। डोंट वरी, रोहन और मैं है ना, जब भी तुम्हारा मन होगा हम तुम्हें आइसक्रीम खिलाएंगे। इतना कहकर रिया ने ध्रुव को गले लगा लिया। यह सुनकर ध्रुव को काफी अच्छा महसूस हुआ। फिर कुछ देर सोचने के बाद वो बोला, काश तुम दोनों मेरे मॉम डैड होते तो कितना मजा आता ना। यह सुनकर रिया और रोहन एक बार फिर ऑकवर्ड फील करने लगे और चुप रहे। तभी रोहन बोला, जल्दी जल्दी अपनी आइसक्रीम खत्म कर लो, फिर तुम्हें घर भी छोड़ना है। अभी से? लेकिन अभी अभी तो मुझे तुम दोनों के साथ और भी अच्छा लगने लगा था। ध्रुव ने उदास होकर कहा। तभी रिया बोली, कोई बात नहीं, हम बाद में फिर कभी कहीं साथ में घूमने चलेंगे। पिंकी प्रॉमिस? ध्रुव अपनी पिंकी फिंगर को आगे बढ़ाते हुए बोला।
पिंकी प्रॉमिस। रिया ने अपनी पिंकी फिंगर ध्रुव से मिलाते हुए वादा किया। तभी रोहन, रिया और ध्रुव गाड़ी में बैठे और वहां से निकल पड़े। इस बार रोहन कार चला रहा था और रिया उसके बगल में बैठी थी। वहीं ध्रुव रिया की गोद में बैठा था और काफी खुश लग रहा था। वैसे पार्टनर, तुम मुझे ट्रेनिंग कब दोगे? ध्रुव रोहन से बोला। शायद कुछ समय बाद, रोहन ने जवाब दिया। यह सुनकर ध्रुव उदास हो गया। क्या पार्टनर, कब से मुझे टाल रहे हो? इस पर रिया बोली, कैसी ट्रेनिंग? जवाब में ध्रुव बोला, अरे रोहन मुझे कुछ फाइटिंग स्किल्स सिखाने वाला था ताकि मैं अपनी क्रश निकिता को इम्प्रेस कर सकूं और स्कूल में मुझे तंग करने वाले बच्चों को सबक सिखा सकूं। इस पर रिया बोली, वैसे रोहन मुझे भी ट्रेनिंग दे रहा है। जब मैं पूरी तरह ट्रेन्ड हो जाऊंगी तो मैं तुम्हें भी ट्रेनिंग दे दूंगी। ओह, तो वो तुम हो जिसे रोहन ट्रेनिंग देने में इतना बिजी है। वैसे सॉरी, बट मैं रोहन से ही ट्रेनिंग लूंगा। तुम्हें आज कैफे में इनका स्टाइल देखना चाहिए था। एक गुंडा तो इन्हें देखते ही ऐसा डरा कि उल्टे पैर भाग गया। इतना कहकर ध्रुव रोहन से बोला, बताओ ना पार्टनर, आज कैफे में क्या हुआ था? इस पर रोहन ने रिया की ओर देखते हुए कहा, वैसे एक बात है जो रिया को जरूर बतानी चाहिए। कौन सी बात? रिया ने इंटरेस्ट लेते हुए पूछा। इस पर रोहन बोला, ध्रुव जिस गुंडे की बात कर रहा है वो और कोई नहीं, तुम्हारा एक्स लवर लोकेश था। उसका छोटा भाई नील ध्रुव को तंग कर रहा था। जब मैंने उसे रोका तो उसने अपने बड़े भाई लोकेश को बुला लिया, लेकिन मेरा चेहरा देखते ही। अब रोहन कुछ आगे कहता, तभी ध्रुव बीच में बोल पड़ा, वो दुम दबाकर भाग गया। इतना कहकर ध्रुव जोर जोर से हंसने लगा। क्या सच में ऐसा हुआ? वो लोकेश ही था? एक नंबर का डरपोक है वो, रिया हंसते हुए बोली। तभी रोहन की गाड़ी आहूजा के बंगले पर आकर रुक गई। तुम जाओ, मैं ध्रुव को घर छोड़कर आता हूं, रोहन रिया से बोला। इस पर रिया कार से बाहर निकली और ध्रुव को गले लगाते हुए बोली, गुड नाइट ध्रुव, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। गुड नाइट रिया, मुझे भी तुम अच्छी लगी, ध्रुव ने प्यार से जवाब दिया। फिर रिया बंगले में चली गई और रोहन ध्रुव को लेकर उसके घर के बाहर आ गया। आई होप तुम्हारी किंजल मौसी ना आई हो, वरना मेरी तो बैंड बज जाएगी, रोहन ध्रुव को किंजल के बंगले के अंदर ले जाते हुए बोला। अरे टेंशन मत लो, मुझे पता है कि किंजल मौसी कभी टाइम पर नहीं आती। ध्रुव अपनी बात आगे कहता, तभी उसने देखा कि किंजल गेट पर गुस्से में खड़ी थी। आज मैं तो टाइम पर आ गई ध्रुव, लेकिन तुम नहीं आए, किंजल ने ध्रुव को घूरते हुए कहा। फिर रोहन की ओर गुस्से से देखकर बोली, तुमसे कहा था ना, इसे रात होने से पहले घर ले आना। अब रोहन कुछ कहता, तभी ध्रुव बीच में बोला, मौसी, रोहन की कोई गलती नहीं है। वो तो मुझे कैफे से सीधा घर ही ला रहा था, लेकिन मैंने ही जिद करी कि मुझे फंडोर जाना है। अब मॉम डैड या आपके पास तो टाइम होता नहीं है मेरे लिए, तो रोहन ले गया, तो उसमें क्या गलत हो गया? ध्रुव की इस बात का किंजल के पास कोई जवाब नहीं था। ठीक है, तुम जाओ अंदर अपने कमरे में और ब्रश करके जल्दी सो जाना, किंजल ने ध्रुव को ऑर्डर दिया। गुड नाइट पार्टनर, ध्रुव ने रोहन को गले लगाया और वो फिर अंदर चला गया। रोहन और ध्रुव की ये बढ़ती नजदीकियां देखकर किंजल गहरी सोच में डूब गई। रोहन वापस जाने लगा। सुनो, किंजल ने रोहन को रोका। हाँ बोलिए मिस किंजल, रोहन ने पलटकर कहा। इस पर किंजल रोहन के करीब आई और बोली, रोहन ध्रुव को छोड़ने उसके घर गया था। तभी किंजल बोली, मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है जो तुम्हारी लाइफ बदल देगा। यह सुनकर रोहन एक पल के लिए हैरान हो गया और सोच में पड़ गया कि किंजल उसे ऐसा कौन सा ऑफर दे रही है। क्या ऑफर है? रोहन ने पूछा। मैं नोटिस कर रही हूं कि पिछले कुछ दिनों से ध्रुव तुमसे कुछ ज्यादा ही घुल मिल गया है, तो क्या तुम उसके केयरटेकर बनोगे? किंजल के इस ऑफर ने रोहन को चौंका दिया। वो डेफिनेटली ये ऑफर नहीं लेना चाहता था,
क्योंकि वो पहले ही रिया को प्रोटेक्ट करने की जॉब में बिजी है। ऊपर से वो नाइट क्लब वाली जॉब अलग है। फिर रोहन को अपने मॉम डैड तक भी पहुंचना है। वहीं वो बिग बुल तक भी पहुंचना चाहता है और किंजल उसका वो माध्यम बन सकती है, इसलिए वो उसे भी नाराज नहीं कर सकता है। रोहन इस बारे में सोच ही रहा था कि तभी किंजल बोली, क्या हुआ? यही सोच रहे हो ना कि ये ऑफर तुम्हारी लाइफ कैसे बदलेगा? मैं इस नई जॉब के बदले तुम्हें अच्छे खासे पैसे दूंगी, उतने जितने तुम सपने में भी नहीं सोच सकते। किंजल ने रोहन को पैसों का लालच देना चाहा, लेकिन किंजल इस बात से अनजान थी कि रोहन कभी भी कोई काम पैसों के लिए कहां करता है। उसके पास तो पैसों की कोई कमी नहीं थी। सॉरी मिस किंजल, लेकिन अभी मैं कुछ दूसरे कामों में उलझा हुआ हूं, तो मैं आपका ये ऑफर नहीं ले सकता। रोहन हिचकिचाते हुए बोला, इस डर से कि कहीं किंजल बुरा ना मान जाए। बट सरप्राइजिंगली किंजल रोहन पर नाराज नहीं हुई। वेल, आखिरी फैसला तुम्हारा ही है, लेकिन मैं चाहती हूं कि तुम इस ऑफर के बारे में सोचो। देखो रोहन, ध्रुव अभी बच्चा है और उसके मॉम डैड काम में बिजी होने की वजह से उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं। हाँ, मैं कोशिश करती हूँ कि उसे अकेलापन महसूस ना हो, लेकिन फिर भी अपने वर्क कमिटमेंट के चलते ध्रुव के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पाती हूँ। इस पर रोहन बोला, हाँ, मैं ये सब समझ सकता हूँ। ध्रुव को एक प्रॉपर केयर और किसी के साथ की जरूरत है, लेकिन मैं ही क्यों? आप उसके लिए कोई दूसरा केयर टेकर भी तो रख सकती हैं। यह सुनकर किंजल बोली, एक्चुअली मैंने भी कई केयर टेकर ट्राई किए थे, लेकिन ध्रुव के साथ किसी की बॉन्डिंग खास जमी नहीं। लेकिन जब वो तुम्हारे साथ होता है तो काफी खुश रहता है और मैं उसे बस खुश देखना चाहती हूं। अब रोहन भी किंजल के जज्बात समझने लगा था। देखिए, मुझे ये जानकर अच्छा लगा कि ध्रुव मेरे साथ खुश रहता है, लेकिन मेरे अपने भी कुछ पर्सनल गोल्स हैं, वर्क कमिटमेंट है, जिनके चलते मैं ध्रुव के साथ 24 घंटे नहीं रह सकता। लेकिन हाँ, कभी कभी जब भी मौका मिले तो मैं उसे थोड़ी बहुत कंपनी जरूर दे सकता हूं, और इसके लिए आपको मुझे कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है। रोहन की ये बातें सुनकर किंजल बड़ी इंप्रेस हो गई। वो समझ गई कि रोहन उस टाइप का शख्स नहीं है जिसे पैसों से खरीदा जा सकता है। वैसे तुम काफी इंटरेस्टिंग बंदे हो रोहन। मे बी हमें किसी दिन साथ में लंच या डिनर करके बातें करनी चाहिए। मैं तुम्हारे बारे में और भी जानना चाहूंगी। किंजल रोहन को ध्यान से ऑब्जर्व करते हुए बोली, जरूर, हम किसी दिन बैठकर बहुत सी बातें करेंगे। रोहन एक हल्की सी स्माइल के साथ बोला। दरअसल वो भी इसी मौके की तलाश में था, ताकि वो बातों बातों में किंजल से बिग बुल से जुड़ी जानकारी निकलवा सके। ठीक है, तो फिर मुझे उस दिन का इंतजार रहेगा। गुड नाइट। इतना कह के किंजल अंदर जाने लगी। गुड नाइट मिस किंजल, रोहन ने जवाब दिया और किंजल को जाता देखकर वो भी वहां से चला गया। फिर देर रात रोहन आहूजा के बंगले पर आया। यहां हितेश और चेतन पहले से ही रोहन का इंतजार कर रहे थे। चेतन आज दिन भर मयंक को फॉलो करने में बिजी था, इसलिए वो रोहन को सारे दिन की रिपोर्ट देना चाहता था। वहीं रोहन भी चेतन से मयंक से जुड़ी हर जानकारी जानने को बेताब था, क्योंकि जब से रोहन ने मयंक को पठान के लोगों के साथ मिलकर रिया को मरवाने का प्लान बनाते देखा, तब से वो उसे लेकर 1% भी रिस्क नहीं लेना चाहता था। तो बताओ, क्या स्टेटस है मयंक का? रोहन ने चेतन से पूछा। इस पर चेतन ने गहरी सांस ली और डिसअपॉइंटमेंट के साथ बोला, कुछ खास नहीं। वो ज्यादातर टाइम या तो घर में रहता है या ऑफिस में। शायद उस दिन की घटना के बाद वो सतर्क हो गया है। उसे अब यकीन है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, इसलिए वो इन दिनों ज्यादा किसी से नहीं मिल रहा है। हाँ, बस सारा दिन फोन में जरूर लगा रहता है। शायद अपनी गर्लफ्रेंड से बात करता है, या फिर दुश्मन से। रोहन शक करते हुए बीच में बोला, ये भी हो सकता है। चेतन ने रिस्पॉन्स दिया। फिर रोहन ने कुछ सोच के बोला, एक काम करो, जब जब मौका मिले या शक हो, तब तब मयंक पर नजर गड़ाए रखो। हो सके तो उसका फोन भी हैक करने की कोशिश करो, ताकि वो किससे क्या बात कर रहा है हम सुन सकें। रोहन की ये बात सुनकर चेतन ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी।
अगली सुबह रोहन रिया को गार्डन में ट्रेनिंग दे रहा था। मायरा से फाइट का मुकाबला करने में अब कुछ ही दिन बचे थे। ऐसे में रिया जी तोड़ मेहनत कर रही थी। उसमें पहले से काफी इंप्रूवमेंट भी हुआ था। तभी रोहन ने रिया की ट्रेनिंग और हार्ड करने के लिए अपनी पावर थोड़ी सी बढ़ा दी ताकि वो रिया को और पुश कर सके। इससे रिया की परफॉर्मेंस डाउन होने लगी, लेकिन वो फिर भी अपनी पूरी कोशिश कर रही थी। उधर दूर खड़ी मायरा रिया को स्ट्रगल करता देखकर मन ही मन हंस रही थी। उसे पूरा कॉन्फिडेंस था कि रिया उसके आगे टिक नहीं पाएगी। रोहन के सामने रिया को कमजोर पड़ता देखकर मायरा भी वहां आग में घी डालने पहुंच गई। अरे रे, बेचारी रिया, देखो कितनी मेहनत कर रही है मुझे हराने के लिए, लेकिन मेरी प्यारी बहना, तुम बस अपना और रोहन का टाइम ही बर्बाद कर रही हो। मेरे आगे तुम 1 मिनट भी नहीं टिक पाओगी। इसलिए बेहतर यही होगा कि अभी से हार मान लो और अपनी हड्डियां तोड़वाने से बचा लो। मायरा के ये ताने सुनकर रिया को बड़ा गुस्सा आया। फिर पता नहीं कैसे उसमें अचानक से एक पावर की लहर दौड़ पड़ी और वह पहले के मुकाबले डबल एनर्जी के साथ रोहन पर अटैक करने लगी। रिया का ये जोश देखकर जहां रोहन इंप्रेस हो गया तो वहीं मायरा का मुंह उतर गया। रिया ने बिना कोई शब्द कहे मायरा की बोलती बंद कर दी। रिया को अच्छा परफॉर्म करता देखकर मायरा अपने कमरे में चली गई और अकेले ही ट्रेन करने लगी। वो रिया को लेकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी, क्योंकि यदि रिया ने रोहन के सामने उसे धूल चटा दी तो उसकी इज्जत का फालूदा हो जाएगा। और वो जो अब रोहन को मन ही मन चाहकर उसके साथ घर बसाने का सपना देख रही थी, वो घर भी बसने से पहले ही चकनाचूर हो जाएगा। कुछ देर बाद रिया, रोहन और हितेश आहूजा कॉरपोरेशन के लिए निकल गए। चेतन कल की तरह मयंक पर नजर रखने के लिए उनके साथ नहीं गया। उनकी गाड़ी आहूजा कॉरपोरेशन तक पहुंची ही थी कि तभी रोहन के मोबाइल पर एक मैसेज आया। लगता है जाकिर को किसने मारा ये जानने में तुम्हें इंटरेस्ट नहीं है। मेरा ऑफर सिर्फ आज रात तक ही वैलिड है। आ सकते हो तो आ जाओ। ये पढ़कर रोहन समझ गया कि ये उसी अनजान शख्स का मैसेज है जो रोहन से मिलना चाहता है। तभी रोहन ने उस मैसेज का रिप्लाई करते हुए लिखा, अपना नाम और मिलने की जगह बताओ, मैं आ जाऊंगा। कुछ ही सेकंड में सामने से मैसेज आया, नाम लंकेश, एड्रेस सनराइजिंग होटल। लंकेश? अब ये कौन है? रोहन सोचते हुए बोला। फिर उसके दिमाग में ख्याल आया कि इस लंकेश से मिलने से पहले उसे जिग्नेश अंकल से मिल लेना चाहिए। उन्हें सारी खबर रहती है। ऐसे में रोहन ने रिया और हितेश को आहूजा कॉरपोरेशन ड्रॉप कर दिया और वो खुद जिग्नेश शाह से मिलने चला गया। कुछ समय बाद रोहन जिग्नेश के ऑफिस के अंदर चला गया। यहाँ कुछ देर इंतजार करने के बाद जिग्नेश ने उसे अपने कैबिन में बुला लिया। क्या बात है रोहन, आज अपने जग्गू अंकल की याद कैसे आ गई? काफी दिनों से मिले नहीं, कहीं मुझे भूल तो नहीं गए? जिग्नेश ने रोहन को गले लगाते हुए कहा, नहीं जग्गू अंकल, भला आपको कोई कैसे भूल सकता है? रोहन गले मिलते हुए बोला, अब इसे मैं अपनी तारीफ समझूं या बेइज्जती? इतना कहकर जिग्नेश जोर जोर से हंसने लगा। इस पर रोहन भी मुस्कुरा दिया। फिर जिग्नेश ने रोहन को सोफे पर बैठने का इशारा किया और खुद भी सामने रखी चेयर पर बैठ गया। बोलो, कैसे आना हुआ? जिग्नेश ने पूछा। एक्चुअली मुझे बार बार एक शख्स के कॉल्स और मैसेजेस आ रहे हैं। वो डायरेक्टली मुझे पठान का कातिल पुकार रहा है और ये दावा भी कर रहा है कि उसे पता है कि जाकिर को किसने मारा। रोहन की ये बात सुनकर जिग्नेश भी थोड़ा सीरियस हो गया और बोला, कौन है वो शख्स? इस पर रोहन बोला, लंकेश करके कोई है। ये नाम सुनते ही जिग्नेश चौंक गया। लंकेश? लेकिन वो तुमसे क्यों मिलना चाहता है? और उसका पठान, जाकिर, इन सब से क्या लेना देना है? जिग्नेश कंफ्यूज होकर सोचने लगा। वैसे ये लंकेश है कौन? क्या आप उसे जानते हैं? रोहन ने जिज्ञासा लेते हुए पूछा। इस पर जिग्नेश बोला, लंकेश सिंगापुर का राइजिंग डॉन है। वैसे तो वो हमेशा लो की रहना पसंद करता है, लेकिन पिछले कुछ समय से वो थोड़ा एक्टिव हो गया है। शायद अब उसे ऊपर उठना है।
और बड़ा और ताकतवर बनना है। लेकिन फिर भी एक बात समझ में नहीं आई कि वो तुमसे क्यों मिलना चाहता है। यह सुनकर रोहन कुछ सोचने लगा और फिर बोला, तो क्या मुझे उससे मिलना चाहिए? इस पर जिग्नेश ने कुछ सोचा और कहा, हाँ, मिलने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन थोड़ा सावधान रहना। उसे सब कुछ मत बताना। जो भी करो बस सोच समझ कर करना। जल्दबाजी में कोई फैसला मत लेना। इस पर रोहन ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। फिर जिग्नेश ने पूछा, और नाइट क्लब में तुम्हारी जॉब कैसी चल रही है? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? नहीं जग्गू अंकल, सब बढ़िया चल रहा है, रोहन बोला। गुड। और तुम्हारा बिग बुल तक पहुंचने का काम कैसा चल रहा है? किंजल कपूर के साथ कुछ बात आगे बढ़ी? जिग्नेश ने इंटरेस्ट लेते हुए पूछा। इस पर रोहन बोला, शुरुआत में मिस किंजल के साथ दिक्कतें जरूर आई, लेकिन अब सब कुछ स्मूथली चल रहा है। उनसे मेरे रिश्ते बेहतर हो रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि जल्द मैं उनसे बिग बुल से जुड़ी कोई ना कोई काम की जानकारी जरूर निकाल लूंगा। यह सुनकर जिग्नेश बोला, जो भी करना है जल्दी करना, क्योंकि पठान बिग बुल के वफादार नौकर का बेटा था। उसके घर का एक खास सदस्य था, तो वो ज्यादा दिनों तक चुप नहीं बैठेगा। इस पर रोहन ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और जिग्नेश को अलविदा कह के वो वहां से आहूजा कॉरपोरेशन लौट आया। अब रोहन के दिमाग में लंकेश और जाकिर, ये दो चीजें चल रही थी। पहले वो रात में लंकेश से मिलने जाने वाला था, लेकिन उससे रहा नहीं गया, इसलिए वो आहूजा कॉरपोरेशन से फिर से निकलकर सनराइजिंग होटल जा पहुंचा। ये कोई बहुत बड़ा या आलीशान होटल नहीं था, बस एक मीडियम लेवल का ठीक ठाक होटल था। हालांकि यह होटल हमेशा लोगों से खचाखच भरा रहता था। इसकी वजह थी इस होटल की शानदार सर्विस और बेहतरीन खाना, जिसके चलते ये सिंगापुर के फेमस होटलों में शुमार था। रोहन ने होटल आने से पहले लंकेश को मैसेज कर दिया, इसलिए वो जैसे ही होटल में आया उसे पिक करने लाल सूट वाले वही 3 लोग आ गए जिन्होंने कल रात रोहन की कार रोकी थी। वेलकम मिस्टर रोहन, मुझे पता था आप जरूर आओगे। लाल सूट पहना पहला शख्स बोला और वो रोहन से हाथ मिलाने लगा। इस पर रोहन ने भी हाथ मिला लिया, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। फिर वो शख्स रोहन को होटल के कॉरिडोर से होता हुआ रूफ पर ले गया, जहां बैठने की सुविधा के साथ साथ एक रूफ गार्डन भी था। इस गार्डन में एक झूला था, जिस पर येलो सूट पहना 35 साल का एक शख्स बैठा था। वो दिखने में हैंडसम और फिट था। उसने आंखों पर सनग्लास चढ़ा रखे थे। ये शख्स सिंगापुर का राइजिंग डॉन लंकेश था। वेलकम टू माय होटल रोहन, बैठो, बोलो क्या लोगे? लंकेश ने रोहन को अपने सामने रखे बीन बैग पर बैठने का इशारा किया, लेकिन रोहन बैठा नहीं और वो सीधा पॉइंट पर आकर बोला, पहले ये बताओ कि जाकिर को किसने मारा, उसके बाद ही आगे की बातें होंगी। ये सुनकर लंकेश हंसने लगा और वो झूला झूलते हुए बोला, मुझे तुम्हारा ये एटीट्यूड पसंद आया रोहन। सीधा काम, नो बकवास। तुम जानना चाहते हो कि जाकिर को किसने मारा? इतना कहकर लंकेश झूले से खड़ा हो गया और अपने सनग्लासेस निकालकर रोहन के करीब आकर बोला, मैंने जाकिर को मारा। इतना कहकर लंकेश जोर जोर से राक्षसी हंसी हंसने लगा। उधर जाकिर के असली कातिल का नाम सुनकर रोहन के पैरों तले जमीन खिसक गई। तो अब क्या होगा आगे? आखिर क्यों लंकेश ने किया जाकिर का कत्ल और क्या चाहता है वो रोहन से? जानने के लिए सुनिए सीक्रेट मिलेनियर का अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम पर। रोहन सिंगापुर के राइजिंग डॉन लंकेश से मिलने होटल गया था, जहां लंकेश ने यह बोलकर उसे हैरान कर दिया कि जाकिर को उसने ही मारा है। यह सुनते ही रोहन के पैरों तले जमीन खिसक गई। तुमने जाकिर को क्यों मारा? जवाब जानने को बेताब रोहन ने पूछा। इस पर लंकेश रूफ गार्डन पर रखे अपने झूले पर बैठ गया और बड़े कैजुअल वे में बोला, बस मन किया तो मार दिया।
क्या मतलब यूं ही, बिना किसी वजह के? रोहन को अभी भी यकीन नहीं हुआ। हाँ, बिना किसी वजह के, या फिर शायद कहूं कि एक वजह थी, लंकेश ने कहा। और वह वजह क्या थी? रोहन ने पूछा। तुम थे वो वजह। लंकेश रोहन की ओर उंगली से इशारा करते हुए बोला। यह सुनकर रोहन और शॉक हो गया। मैं? लेकिन मेरी वजह से तुमने जाकिर को क्यों मारा? रोहन ने पूछा। क्योंकि जाकिर तुम्हारा दुश्मन था और तुम मेरे दोस्त, और दोस्त का दुश्मन मेरा दुश्मन, तो बस मार दिया। इतना कहकर लंकेश रोहन को देखकर मुस्कुराने लगा। वही रोहन अभी भी कंफ्यूज था और समझ नहीं पा रहा था कि लंकेश के असली इरादे क्या हैं। लेकिन मैं तो तुम्हारा दोस्त नहीं हूं, रोहन बोला। इस पर लंकेश झूले से खड़ा होकर रोहन के पास आया और बोला, अभी नहीं हो, लेकिन फ्यूचर में तो बन सकते हो। तो जाकिर की मौत मेरी तरफ से तुम दोस्ती का तोहफा समझकर रख लो। लेकिन मैंने तो तुम्हें नहीं कहा था कि जाकिर को मारो। इनफैक्ट मैंने तो कभी उसे मारने के बारे में सोचा भी नहीं था, रोहन बोला। सोचा तो तुमने पठान को मारने के बारे में भी नहीं था, लेकिन फिर भी उसे मारा ना, और अब उसकी बॉडी भी पुलिस को मिल गई है। अब पुलिस का तो पता नहीं, लेकिन बिग बुल आज नहीं तो कल तुम्हारे पास जरूर पहुंच जाएगा। लंकेश ने रोहन को वार्निंग देते हुए कहा। इस पर रोहन बोला, किसने कहा पठान को मैंने मारा? दरअसल रोहन को जिग्नेश की बात याद आ गई कि लंकेश को सब कुछ डिटेल में मत बताना। इस पर लंकेश बोला, अगर तुमने पठान को नहीं मारा तो किसने मारा? मुझे नहीं पता, और मुझे पता करना भी नहीं है, क्योंकि मेरा पठान या जाकिर की मौत से कोई लेना देना नहीं है। रोहन ने खुद को इन सब लफड़ों से दूर रखते हुए लंकेश का रिएक्शन जानना चाहा। आर यू श्योर तुमने पठान को नहीं मारा? लंकेश ने फिर से अपना सवाल दोहराया। आई एम 100% श्योर, रोहन ने जवाब दिया। इस पर लंकेश चुप रहा और रोहन को ध्यान से देखते हुए झूठ और सच के तराजू में नापने लगा। जैसा कि रोहन को शक था, लंकेश भी 100% श्योर नहीं था कि रोहन ने पठान को मारा है। वो तो बस ब्लफ कर रहा था ताकि रोहन के मुंह से असलियत उगलवा सके। अब एक शक रोहन को यह भी हो रहा था कि क्या जाकिर को सच में लंकेश नहीं मारा, या फिर वो बस रोहन को इंप्रेस करने के लिए झूठ बोल रहा था। वैसे तुम जाकिर और पठान में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहे हो? रोहन ने लंकेश से जानना चाहा। इस पर लंकेश बोला, देखो, ये जो सिंगापुर शहर है, इस पर फिलहाल बिग बुल का राज है, और फिर उसके नीचे और भी कई लोग हैं। पठान और आहूजा भी इनमें से एक थे, लेकिन दोनों अब नहीं रहे, और बिग बुल भी आखिर कब तक अपनी राजगद्दी संभाल पाएगा? तो किसी ना किसी को तो उसे रिप्लेस करना ही होगा ना। यह सुनकर रोहन बोला, तो तुम सिंगापुर के नंबर 1 डॉन बनना चाहते हो? इस पर लंकेश हंसते हुए बोला, कौन नहीं चाहता? क्या तुम नहीं चाहते? इस पर रोहन ने नाम अपनी गर्दन हिला दी। यह देखकर लंकेश बोला, देखो रोहन, मैं अब सीधा पॉइंट पर आऊंगा। मुझे आज नहीं तो कल सिंगापुर पर राज करना है, लेकिन ऐसा जल्दी हो इसलिए मुझे कुछ पावरफुल दोस्तों की जरूरत है। मैंने तुम्हें काफी फॉलो किया है, तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना और पता भी किया है। मेरे ख्याल से तुम्हारे अंदर वो बात है जो सिंगापुर के पूरे माफिया वर्ल्ड को हिला सकती है, और जहां तक मैं समझता हूं, बिग बुल तुम्हारा नंबर 1 दुश्मन है, और मेरे नंबर 1 डॉन बनने में भी यही बिग बुल रास्ते का कांटा बन रहा है। तो यदि हम दोनों हाथ मिला लें तो सिंगापुर हमारा हो जाएगा। बोलो, क्या बोलते हो? बनोगे मेरे पार्टनर? अब रोहन को सारा माजरा समझ में आ गया। लंकेश नंबर 1 पोजीशन हासिल करने के लिए रोहन की मदद लेना चाहता है। उन दोनों का कॉमन एनिमी बिग बुल है, और वो इसका फायदा उठाना चाहता है।
लंकेश का ऑफर तो अच्छा है, लेकिन रोहन लंकेश के बारे में कुछ नहीं जानता था। जैसे लंकेश कितना भरोसे के लायक है, इसका उसे 1% भी अंदाजा नहीं था। इसलिए उसने इन सभी पहलुओं पर विचार किया और लंकेश को ना ही हां बोला और ना ही ना बोला, बल्कि कहा, मैं तुम्हारे ऑफर के बारे में सोचूंगा। फिलहाल मुझे कुछ जरूरी काम है तो जाना होगा। इतना कह के रोहन वहां से जाने लगा। उधर लंकेश को यकीन नहीं हुआ कि रोहन ने उसे फिर बीच में लटका दिया। हालांकि वो समझ चुका था कि रोहन को डरा धमका कर या बहला फुसलाकर अपनी टीम में शामिल नहीं किया जा सकता। इसलिए उसने भी रोहन के साथ दोस्ती की उम्मीद कायम रखते हुए कहा, ठीक है रोहन, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। वैसे तुम्हें कभी भी किसी चीज की जरूरत हो या तुम मुसीबत में फंस जाओ तो मुझे एक कॉल कर देना, बंदा तुम्हारी सेवा में हाजिर हो जाएगा। इस पर रोहन ने हां में अपनी गर्दन हिला दी और वहां से चला गया। बाहर आते ही रोहन ने जिग्नेश को कॉल किया और सारा माजरा बता दिया। क्या लंकेश तुमसे दोस्ती करना चाहता है? बिग बुल को मारने में तुम्हारी मदद करना चाहता है? कॉल पर मौजूद जिग्नेश आश्चर्य से बोला, अब आप बताइए हमें क्या करना चाहिए? रोहन ने पूछा। इस पर जिग्नेश कुछ सोचकर बोला, लंकेश का ऑफर तो अच्छा है, लेकिन ये लंकेश थोड़ा पेचीदा आदमी भी है। मुझे पहले कुछ और जानकारी निकालनी होगी। वैसे तुमने उससे क्या कहा? यही कि इस बारे में सोचकर बताऊंगा, रोहन बोला। बहुत खूब, उसे अभी लटका कर ही रखो, बाद में देखते हैं, यदि उसकी जरूरत पड़ी तो उसे यूज कर लेंगे। जिग्नेश ने अपना प्लान बताया, जिस पर रोहन ने एग्री किया और कॉल कट कर दिया। फिर रोहन आहूजा कॉरपोरेशन लौट आया, जहां उसे चेतन मिला, जिसने रोहन को बताया कि उसने एक हैकर की मदद से मयंक का फोन हैक कर लिया था। मयंक फोन पर उस लंबे बालों वाले शख्स से अक्सर बात करता रहता है, जिसे हमने उस दिन पठान के क्लब में भी देखा था। उस शख्स का नाम अन्ना है। हालांकि उस अन्ना की अभी कोई खास जानकारी नहीं निकल पाई, लेकिन वो अन्ना उस मयंक से बोल रहा था कि उसके बॉस ने फिलहाल कुछ समय मांगा है, इसलिए कुछ दिनों के लिए रिया को मारने का प्लान होल्ड पर रख दो। यह सुनकर रोहन को एक तरफ खुशी हुई कि रिया कुछ दिनों के लिए सेफ है, तो वहीं उसकी क्यूरियोसिटी और डबल हो गई कि उस अन्ना का बॉस कौन है। फिलहाल रोहन ने चेतन को मयंक पर नजरें गड़ाए रखने को कहा और फिर रिया से मिलने उसके कैबिन में चला गया। कैसा चल रहा है काम? रोहन रिया के कैबिन में दाखिल होते हुए बोला। सब बढ़िया चल रहा है, बस चीजों को प्रॉपर अरेंज करने में थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन आई एम 100% श्योर आहूजा कॉरपोरेशन फिर से ग्रो करेगा। काम में बिजी रिया ने फुल कॉन्फिडेंस से कहा। इस पर रोहन रिया के पास आकर बैठ गया और बोला, गुड, वैसे मेरे पास एक और अच्छी खबर है, जिसे सुनकर तुम और भी रिलैक्स होकर अपने काम पर फोकस कर पाओगी। गुड न्यूज? हाँ, सुनाओ सुनाओ। रिया ने खुश होकर एक्साइटमेंट के साथ कहा। इस पर रोहन बोला, चेतन पिछले कुछ दिनों से मयंक को फॉलो कर रहा था और उसे पता चला है कि मयंक ने तुम्हें मारने का प्लान कुछ दिनों के लिए होल्ड पर रख दिया है। सो तुम रोज रोज उस बात का टेंशन मत लेना और अपने काम पर ध्यान देना। रोहन की ये बात सुनकर रिया ने चैन की सांस ली और बोली, थैंक गॉड, कम से कम उस मयंक और उसकी चालबाजी से कुछ दिनों का आराम तो मिला। बस अब ये मायरा से पीछा छुड़ा लें तो फिर गंगा नहाएं। इस पर रोहन को हल्की सी हंसी आ गई। वैसे तुम मायरा से मुकाबला करने को रेडी हो? रोहन ने कंसर्न दिखाते हुए पूछा। हाँ, लगता तो है, रिया ने जवाब दिया। फिर रिया कुछ सोचकर बोली, अच्छा सुनो, क्या तुम आज अपनी नाइट शिफ्ट से ऑफ ले सकते हो? ऐसा क्यों? रोहन ने जानना चाहा कि आखिर रिया के दिमाग में क्या चल रहा है। जवाब में रिया बोली, मैं सोच रही थी कि तुम आज रात भर मुझे ट्रेनिंग दे देते और कल सुबह ही मैं मायरा से मुकाबला कर लेती, तो उस झंझट से भी पीछा छूटता और मैं दूसरे कामों पर फोकस कर पाती। रिया की ये बात सुनकर रोहन बोला, ठीक है, मैं बात करता हूं। यदि मुझे आज छुट्टी मिल जाती है
तो हम जमकर ट्रेनिंग करेंगे। यह सुनकर रिया के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ पड़ी। थैंक यू रोहन, आजकल तुम मेरी हर बात कितनी आसानी से मानने लगे हो ना। इतना कहकर रिया ने रोहन को गले लगा लिया, जिस पर रोहन अगेन ऑकवर्ड फील करने के सिवाय कुछ नहीं कर सका। कुछ समय बाद रोहन ने अल्फा लाइफ नाइट क्लब में कॉल करके छुट्टी की बात कर ली और उसे छुट्टी मिल भी गई। यह सुनकर रिया और भी खुश हुई और आहूजा कॉरपोरेशन में अपना काम निपटाकर रोहन के साथ घर वापस आ गई। रात में रोहन और रिया ने ट्रेनिंग शुरू कर दी। मायरा को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि रिया आज पूरी रात ट्रेनिंग करने वाली है। उसे तो यह भी नहीं पता था कि रिया कल ही उसके साथ फाइटिंग का मुकाबला करने वाली है, जबकि यह मुकाबला परसों होने वाला था। ऐसे में कल सुबह मायरा को एक बड़ा सरप्राइज मिलने वाला था। लेकिन सवाल यह भी है कि क्या रिया खुद को मायरा के लेवल तक ट्रेन कर पाएगी। इधर रोहन ने रिया को ट्रेनिंग देना शुरू की। इस बार रोहन ने अपनी पावर को और बढ़ाते हुए रिया से फाइट की और उसने रिया को भी अपनी पावर बढ़ाने के लिए पुश किया। इसके साथ ही रोहन ने रिया को लड़ाई के कुछ खास दांव पेच भी सिखाए, साथ ही फाइट को लेकर थोड़ा ज्ञान भी दिया। देखो रिया, दुश्मन भले ही तुमसे लाख गुना ताकतवर हो, लेकिन यदि तुमने अपने दिमाग को पावरफुल बना लिया तो उसे हरा सकती हो। हर ताकतवर शख्स की एक कमजोरी होती है। अगर वो फिजिकली स्ट्रांग है तो तुम मेंटली स्ट्रांग बनो, उसके दिमाग में घुस जाओ और मौका देखकर हमला करो। सामने वाला चाहे तुम पर 100 हमले करे, लेकिन तुम सिर्फ एक हमला ऐसा करो कि वो तुम्हारे सामने घुटने टेकने को मजबूर हो जाए। रोहन को हमेशा ज्ञानचंद कह के चिढ़ाने वाली रिया आज रोहन के इसी ज्ञान को घुट्टी की तरह घोंटकर अपने दिमाग में डाले जा रही थी। उसे कल मायरा से हर हाल में जीतना जो था। अगली सुबह आहूजा के बंगले पर गार्डन एरिया में हलचल अभी भी तेज थी। रोहन अभी भी रिया को ट्रेनिंग दे रहा था। दोनों को रात से सुबह हो गई थी। इस बार रिया की स्पीड काफी तेज हो गई थी। उसके फाइटिंग मूव्स भी पहले से ज्यादा शार्प हो गए थे। उसमें सेल्फ डिफेंस का सिक्स्थ सेंस डेवलप होने लगा था। वो रोहन के 10 में से 5 हमलों से खुद को बचा पा रही थी। हालांकि रोहन अभी भी अपनी पावर का 100% यूज नहीं कर रहा था। तभी ये शोर शराबा सुनकर मायरा बाहर आ गई। क्या बात है बहना, आज तो काफी सुबह से ट्रेनिंग शुरू कर दी। वैसे इसका भी कोई फायदा नहीं, तुम मुझसे कल पिटने ही वाली हो। ये सुनकर रिया ने रोहन से फाइट करना रोक दिया और मायरा के पास आकर बोली, कल तक भी क्यों इंतजार कर रही हो? दम है तो आओ, आज ही मुझे पीट कर बताओ। रिया का ये कॉन्फिडेंस देखकर मायरा के होश उड़ गए। उसे समझ में नहीं आया कि फाइटिंग कंपटीशन के एक दिन पहले ही रिया उससे क्यों लड़ना चाहती है। हालांकि मायरा ने भी सोचा कि कल करे सो आज कर और आज करे सो अब। वो भी रोहन के सामने रिया को पीटने को बेताब थी। ठीक है तो फिर, यदि तुम आज ही अपनी हड्डियां तोड़वाना चाहती हो तो यही होगा। इतना कहकर मायरा भी मैदान में कूद गई। अब रिया और मायरा दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे। दोनों जंगली बिल्लियों की तरह एक दूसरे को गुस्से से घूरे जा रहे थे। तभी रोहन दोनों के बीच में रेफरी बनकर आया और बोला, मेरे 3 गिनने पर फाइट शुरू कर देना। 1, 2, 3। ये सुनते ही रिया और मायरा दोनों एक दूसरे पर लपक पड़े। तो अब क्या होगा आगे? रिया और मायरा में से किसकी होगी जीत? कौन होगा इस कैट फाइट का विनर? जानने के लिए सुनिए सीक्रेट मिलेनियर का अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम पर। रिया और मायरा के बीच आज फाइटिंग का मुकाबला था। रिया मायरा से लड़ने के लिए पिछले 1 हफ्ते से रोहन से ट्रेनिंग ले रही थी। वहीं मायरा पहले ही अपनी शानदार फाइटिंग स्किल्स दिखाकर सबको हैरान कर चुकी थी। ऐसे में रिया का उसके आगे टिक पाना काफी मुश्किल था। रोहन के इशारा करते ही रिया और मायरा एक दूसरे पर लपक पड़े। मायरा ने ना आओ देखा ना ताओ और बिना कोई रहम दिखाकर रिया पर पंच और किक की बरसात कर दी। उधर रिया मायरा के इन हमलों से बचने की पूरी कोशिश कर रही थी। कभी वो साइड हो जाती, कभी नीचे झुक जाती, तो कभी ऊपर हवा में उछल जाती।
इसके अलावा वो अपने पैरों और हाथों का इस्तेमाल करके मायरा के पंच और किक को ब्लॉक भी कर रही थी। कुछ मिनट तक ऐसा ही चलता रहा। बस तुम्हें खुद को बचाना ही आता है, हमला कब करोगी? मैं बोर हो रही हूं। रिया से फाइट करते करते मायरा बोली। मायरा ने ये बोला ही था कि तभी रिया ने मायरा के पैरों पर अचानक से अटैक कर दिया। इससे मायरा का बैलेंस बिगड़ा और वो गिरते गिरते बची। लो, मार दिया, अब खुश? रिया ने ताना कसते हुए कहा और फिर मायरा पर अपने किक और पंच की बरसात कर दी। हालांकि मायरा इन सभी हमलों से आसानी से बच रही थी। रिया समझ गई कि ऐसे बात नहीं बनेगी, उसे कुछ और करना होगा। तभी रिया मायरा से बोली, गेस व्हाट, मैं कल रोहन के साथ डिनर पर गई थी, बड़ा मजा आया। ये सुनते ही मायरा को गुस्सा आने लगा और फिर वो रिया पर और भी आक्रामक होकर हमला करने लगी। ये देखकर रिया हल्का सा मुस्कुराई और मायरा से बराबरी का मुकाबला करने की कोशिश करते हुए बोली, और पता है डिनर पर रोहन ने क्या किया? उसने मुझे अपने हाथों से खाना खिलाया। रिया की तरकीब काम कर रही थी। मायरा का गुस्सा अब आउट ऑफ कंट्रोल होते जा रहा था। वो गुस्से में अपने मूव्स पर कंट्रोल नहीं रख पा रही थी। उसके मूव्स पहले से ज्यादा आक्रामक जरूर हो गए थे, लेकिन रोहन और रिया से जलन की भावना के चलते वो फाइट पर और ठीक से फोकस नहीं कर पा रही थी। बस रिया इसी बात का फायदा उठाना चाहती थी। फिर उसने मायरा को और भड़काते हुए कहा, और तो और रोहन ने मुझे प्यार से गले भी लगाया था। रिया के मुंह से ये सेंटेंस सुनते ही मायरा के सब्र का बांध टूट गया। उसने रिया को गुस्से से उठाकर पटक दिया। फिर रिया पर एक के बाद एक हमला करने लगी। इस बार रिया मायरा के वार से नहीं बच पा रही थी। तभी रिया बोली, तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो मायरा, रोहन तुम्हारा नहीं होगा। देखो अभी भी कैसे उसकी निगाहें तुम पर नहीं मुझ पर टिकी हुई हैं। रिया की ये बात सुनकर मायरा ने पलटकर रोहन को देखा। बस रिया को इसी मौके की तलाश थी। मायरा का ध्यान भटकते ही उसने जमीन पर लेटे हुए ही अपने पैरों से मायरा को एक जोरदार किक मारी। इससे मायरा दूर जा गिरी। फिर रिया फौरन खड़ी हुई और मायरा के ऊपर जंप करते हुए उस पर मुक्कों की बरसात करने लगी। इस बीच वहां चेतन, हितेश और मयंक भी आ गए। वो तीनों भी रिया और मायरा की फाइट को ध्यान से देखने लगे। रिया जिस तरह से मायरा को पीट रही थी वो देखकर मयंक को अच्छा नहीं लगा। वो उसे बचाने के लिए बीच में आने लगा, लेकिन तभी रोहन ने उसे रोक दिया और रिया मायरा के फाइटिंग मुकाबले की बात बताई। उधर रिया अभी भी मायरा पर भारी पड़ रही थी। मायरा ने रिया पर फिर से पलटवार करने की कोशिश भी की, लेकिन रिया के अंदर तो जैसे जीत का भूत सवार हो गया था। वो हार मानने को तैयार ही नहीं थी। फिर एक पल ऐसा आया जब मायरा रिया के किक से ऐसी जमीन पर गिरी कि कुछ मिनट के लिए बेहोश हो गई। तभी रोहन ने बीच में आकर फाइट रोक दी और रिया को विजेता घोषित कर दिया। मयंक बेहोश हो गई अपनी बहन मायरा के पास दौड़ता हुआ आया। मायरा, मायरा तुम ठीक तो हो ना? तभी रोहन भी वहां आया और उसने मायरा के ऊपर पानी के कुछ छींटे डाले। इससे मायरा होश में आ गई। ये सिर्फ कुछ सेकंड का ब्लैकआउट ही था। मायरा पूरी तरह से ठीक थी। हालांकि फाइट की वजह से उसकी बॉडी की सारी एनर्जी चली गई थी। ऐसे में मयंक ने मायरा को गोद में उठा लिया और वो रिया और रोहन को घूरता हुआ अंदर चला गया। क्या बात है मिस रिया, आपने तो कमाल ही कर दिया। दूर खड़ा हितेश रिया की फाइटिंग स्किल से इंप्रेस होकर बोला, अगर आप ऐसे ही अपनी स्किल्स इंप्रूव करती रही तो जल्द हमारी जॉब चली जाएगी। फिर आपको किसी बॉडीगार्ड की जरूरत नहीं होगी। चेतन मजाक करते हुए बोला। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। वो तो मायरा को देखकर पता नहीं मुझे क्या हो जाता है, वरना कोई दूसरा गुंडा होता तो शायद मैं इतनी अच्छे से फाइट नहीं कर पाती। रिया ने अपनी तारीफ सुनकर शर्माते हुए कहा। तभी रोहन बोला, लेकिन तुम रोज खुद से ट्रेनिंग करती रहना। हम आसपास ना हो तो इमरजेंसी में ये तुम्हारे काम आएगी। रोहन की ये बात सुनकर रिया ने हाँ में अपना सर हिला दिया। उधर मयंक ने रिया से फाइट के बाद दर्द से कराह रही मायरा को बेड पर लिटा दिया। क्या जरूरत थी तुम्हें उस रिया से लड़ने की? मयंक ने मायरा की हालत देखकर उसे हल्की सी फटकार लगाते हुए कहा। रिया बार बार रोहन के सामने मेरी बेइज्जती कर रही थी।
तो मैं उसे रोहन के सामने हराकर सबक सिखाना चाहती थी। बेड पर लेटी मायरा दबी आवाज में बोली। इस पर मयंक बोला, लेकिन तुम्हें उस रोहन से क्या लेना देना है? हम यहां आहूजा की प्रॉपर्टी और बिजनेस हथियाने आए हैं, तो उस पर फोकस करो, ना कि उस रोहन पर। यह सुनकर मायरा चुप रही। तभी मयंक उसके चेहरे के हाव भाव पढ़कर बोला, कहीं ऐसा तो नहीं कि रोहन के साथ फ्लर्ट करने का नाटक करते करते उसे सचमुच चाहने लगी हो? इस पर मायरा चुप रही और फिर धीरे से बोली, भाई, आई थिंक आई लाइक रोहन। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया मायरा? रोहन हमारा दुश्मन है, तुम उसके प्यार में कैसे पड़ सकती हो? मयंक मायरा पर भड़कते हुए बोला, अब प्यार बोल के थोड़ी होता है भाई, बस हो जाता है। एंड आई रियली वांट रोहन, फिर उसके लिए मुझे उस रिया को जान से ही क्यों ना मारना पड़े? मायरा जज्बातों में बहकर दहाड़ी। इस पर मयंक ने मायरा का हाथ पकड़ा और कहा, मायरा, तुम भावनाओं में बहकर कोई ऐसी बेवकूफी मत कर बैठना जिससे हमारा बना बनाया प्लान चौपट हो जाए। रिया के साथ कब और क्या करना है ये तुम मुझ पर छोड़ दो, और मुझे बिना बताए कोई भी बड़ा कदम मत उठाना, समझी? ये सुनकर मायरा चुप रही और धीरे से अपनी पलकें झपकाकर इशारे में हां बोल दिया। फिर मयंक वहां से जाने लगा, लेकिन तभी वो गेट पर रुककर पलटा और बोला, और हां, ये रोहन का भूत अपने दिमाग से निकाल दो, वरना अच्छा नहीं होगा। इतना कहकर मयंक वहां से चला गया। उधर मायरा गुस्से भरी निगाहों से मन ही मन कुछ सोचने लगी। दूसरी ओर मायरा को फाइट में हराने के बाद रिया काफी खुश थी। वो, रोहन और हितेश कार में बैठकर आहूजा कॉर्पोरेशन जा रहे थे। चेतन अभी भी मयंक पर नजर रखने में बिजी था। मिस रिया, आज की जीत के बाद एक पार्टी तो बनती है। कार ड्राइव कर रहा हितेश बोला। हाँ जरूर, रिया ने जवाब दिया। फिर रिया रोहन की तरफ देखकर बोली, आज तुम्हारी जॉब का क्या सीन है? इस पर रोहन बोला, आज मेरी डे शिफ्ट है। यह सुनकर रिया बोली, ओके, तो हम नाइट में कुछ प्लान करते हैं पार्टी का। इस पर रोहन ने हां में अपनी गर्दन हिला दी। इसके बाद रोहन रिया और हितेश को आहूजा कॉर्पोरेशन ड्रॉप करके अल्फा लाइफ नाइट क्लब के लिए निकल पड़ा। क्लब पहुंचते ही रोहन अपने काम में बिजी हो गया। तभी रोहन को किसी ने पीछे से पकड़ा और बोला, कैसे हो पार्टनर? जब रोहन पलटा तो उसने देखा कि स्कूल ड्रेस में खड़ा ध्रुव एक बड़ी सी स्माइल के साथ उसे एकटक देखे जा रहा है। तभी रोहन की नजर किंजल पर भी पड़ी, जो थोड़ी ही दूर पर खड़ी रोहन को देखकर स्माइल पास कर रही थी। गुड मॉर्निंग मिस किंजल, रोहन एक फॉर्मल स्माइल के साथ बोला। मौसी को गुड मॉर्निंग और मुझे हेलो हाय तक नहीं। पास खड़ा ध्रुव रोहन को छेड़ते हुए बोला। इस पर रोहन ध्रुव के पास गया और उसके बालों को प्यार से बिखेरते हुए बोला, गुड मॉर्निंग ध्रुव। ये देखकर ध्रुव बड़ा खुश हुआ और जोश में आकर बोला, गुड मॉर्निंग पार्टनर। आज स्कूल नहीं गए तुम? रोहन ने ध्रुव से पूछा। तभी किंजल बीच में बोल पड़ी, रोहन, क्या तुम आज ध्रुव को स्कूल छोड़ दोगे? वो मुझे थोड़ा काम भी है। और ध्रुव भी सुबह से जिद कर रहा था कि आज मैं रोहन के साथ ही स्कूल जाऊंगा। इस पर रोहन ने हां में अपनी गर्दन हिला दी, जिसके बाद किंजल वहां से चली गई। तो चले पार्टनर? ध्रुव रोहन का हाथ पकड़कर बोला, ठीक है चलो। रोहन ने कहा और ध्रुव को गाड़ी में बिठाकर स्कूल के लिए निकल पड़ा। वैसे तुम मेरे साथ ही स्कूल क्यों जाना चाहते थे? कार ड्राइव कर रहे रोहन ने पूछा। एक्चुअली मैं सोच रहा था कि आज निकिता को अपने दिल की बात कह ही दूं। उस दिन बर्थडे पर उस नील के बच्चे ने बीच में आकर सारा खेल बिगाड़ दिया था। ओह, तो मतलब तुम निकिता को प्रपोज करना चाहते हो? रोहन ने पूछा। इस पर ध्रुव के मोटे मोटे गाल शर्म के मारे टमाटर जैसे लाल पड़ गए और उसने रोहन के सवाल पर शर्माकर हां में अपनी गर्दन हिला दी। लेकिन इसमें तुम्हें मेरी क्या मदद चाहिए? रोहन ने दिलचस्पी लेते हुए पूछा। एक्चुअली निकिता को प्रपोज करने से पहले मुझे कुछ सामान लेना था, और किंजल मौसी के साथ मैं ये सामान लेता तो उन्हें शक हो जाता कि किसी लड़की का चक्कर है।
ध्रुव ने पूरा मैटर समझाया। अगर मिस किंजल को पता चला तो क्या वो तुम्हें प्रपोज करने से मना करेगी? रोहन ने पूछा। इस पर ध्रुव बोला, नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मौसी के सामने मैं निकिता की बात खुलकर नहीं कर सकता ना, मुझे शर्म आती है। लेकिन तुम तो अब मेरे अच्छे दोस्त बन गए हो, तो तुमसे क्या शर्माना। ये सुनकर रोहन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। अच्छा बताओ, क्या क्या खरीदना है? रोहन ने पूछा। वैसे मुझे भी कोई आइडिया नहीं है, मैं फर्स्ट टाइम किसी लड़की को प्रपोज कर रहा हूँ। तुम बताओ, तुमने तो बहुत सी लड़कियों को प्रपोज किया होगा। ध्रुव रोहन की ओर देखकर उससे पूछने लगा। इस पर रोहन बोला, नहीं, मैंने आज तक किसी को प्रपोज नहीं किया। ये सुनकर ध्रुव हैरान रह गया। क्या? लेकिन क्यों? क्या तुम्हें अभी तक कोई लड़की पसंद नहीं आई? इस पर रोहन चुप रहा। फिर ध्रुव बोला, अच्छा, समझ गया। तुम इतने हैंडसम हो तो तुम क्यों प्रपोज करोगे? लड़कियां तुम्हें प्रपोज करती होंगी। इस पर रोहन बोला, कुछ लड़कियों ने वैसे प्रपोज किया था, लेकिन मैंने ना बोल दिया। क्या रिया ने भी तुम्हें प्रपोज किया? ध्रुव ने दिलचस्पी लेते हुए पूछा। लेकिन यह सवाल सुनकर रोहन सकपका गया और बोला, मिस रिया मुझे क्यों प्रपोज करेगी? इस पर ध्रुव बोला, क्यों नहीं करेगी? मैंने उस दिन उनको ऑब्जर्व किया था। आई थिंक वो तुम्हें पसंद करती हैं। देखना, एक ना एक दिन वो जरूर अपने प्यार का इजहार करेंगी। ये सुनकर रोहन चुप रहा और एक पल के लिए इस बारे में सोचकर ऑकवर्ड फील करने लगा। तुम ये सब छोड़ो और ये बताओ कि सबसे पहले क्या लेना है? रोहन ने टॉपिक चेंज किया। जवाब में ध्रुव बोला, जहां तक मैंने फिल्मों में देखा है, लड़का प्रपोज करते हुए लड़की को गुलाब का फूल, गिफ्ट, टेडी बियर और ढेर सारी चॉकलेट्स देता है, तो हम भी यही खरीद लेते हैं। इस पर रोहन ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और कुछ देर बाद ध्रुव को वो सारा सामान दिला दिया। फिर ध्रुव और रोहन वो सामान लेकर स्कूल आ गए। इधर ध्रुव जैसे ही कार से उतरा, उसने देखा कि निकिता को भी उसके पेरेंट्स कार से ड्रॉप कर रहे हैं। ये देखकर ध्रुव की धड़कनें तेज हो गई और वो फिर से रोहन की कार में जाकर बैठ गया। क्या हुआ, वापस क्यों आ गए? रोहन ने पूछा। मुझे डर लग रहा है, ध्रुव कांपते हुए बोला। डरो मत, तुमने वो ऐड नहीं देखा, डर के आगे जीत है। रोहन ध्रुव को हिम्मत देते हुए बोला। तभी ध्रुव ने गहरी सांस ली और एक हाथ में गुलाब का फूल और दूसरे में चॉकलेट्स और टेडी बेयर लेकर निकिता की ओर बढ़ने लगा। रोहन भी वहां से जाने की बजाय ये देखने रुक गया कि अब आगे क्या होगा। ध्रुव निकिता की ओर बढ़ ही रहा था कि तभी अचानक से उसका क्लासमेट नील आया और उसने ध्रुव को धक्का देकर उसका सारा सामान गिरा दिया। फिर नील ने जमीन पर गिरे ध्रुव का कॉलर पकड़ा और बोला, निकिता को प्रपोज करने के बारे में सोचना भी मत। तो अब क्या होगा आगे? क्या करेगा ध्रुव? क्या उसके दिल की बात अधूरी रह जाएगी? और रोहन का क्या? वो इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेगा? जानने के लिए सुनिए सीक्रेट मिलेनियर का अगला एपिसोड, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। रोहन ध्रुव को लेकर स्कूल आया था, जहां ध्रुव अपनी क्रश निकिता को प्रपोज करने वाला था। लेकिन तभी उसका क्लासमेट नील वहां आया और उसने ध्रुव को धक्का देकर गिरा दिया। इससे ध्रुव के हाथ में पकड़े गुलाब का फूल, चॉकलेट्स और टेडी बेयर समेत सारा सामान जमीन पर बिखर गया। नील ने ध्रुव का कॉलर पकड़ा और उसे धमकाते हुए बोला, निकिता को प्रपोज करने के बारे में सोचना भी मत। ये देखकर रोहन ध्रुव के पास आने ही वाला था कि तभी ध्रुव ने नील को धक्का देकर पीछे कर दिया और वो खड़ा होकर गुस्से से बोला, आज तो मैं निकिता को प्रपोज करके ही रहूंगा, दम है तो रोक के बता। ध्रुव को बहादुरी से अपना स्टैंड लेते देखकर रोहन वहीं रुक गया और देखने लगा कि अब ध्रुव क्या करता है। इधर ध्रुव की हिम्मत देखकर नील भी हैरान रह गया। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा। इतना कहकर नील ने ध्रुव पर हमला कर दिया, लेकिन ध्रुव भी डर कर पीछे नहीं हुआ। वो भी नील को मारने दौड़ा।
अब दोनों एक दूसरे से भिड़ पड़े। कभी नील ध्रुव को मारता तो कभी ध्रुव नील को एक लगा देता। तभी नील ने ध्रुव के पैर पर अपना पैर फंसाकर उसे नीचे गिरा दिया और फिर उसके ऊपर बैठकर बोला, बेटा, तुझसे ना हो पाएगा। निकिता को पाने का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दे। निकिता मेरी है। इतना कहकर नील ध्रुव के चेहरे पर एक जोरदार पंच मारने लगा, लेकिन तभी ध्रुव ने नील का हाथ पकड़ लिया और उसे घूरते हुए बोला, निकिता मेरी थी, मेरी है और मेरी रहेगी। ध्रुव ने नील का हाथ इतना कसकर पकड़ा था कि नील चाहकर भी खुद को छुड़ा नहीं पा रहा था। तभी ध्रुव ने नील को जोर से धक्का दिया और अपने ऊपर से दूर जमीन पर फेंक दिया। फिर ध्रुव खड़ा हुआ और नील के ऊपर बैठ गया। इसके बाद उसने नील पर एक के बाद एक मुक्कों की बरसात कर दी। इससे नील की हालत बहुत खराब हो गई। ध्रुव ने उसे इतना मारा कि नील के मुंह से अब हल्का सा खून भी आने लगा। ध्रुव को आउट ऑफ कंट्रोल होता देखकर रोहन बीच में आया। ध्रुव, बस करो, रुक जाओ, उसे सबक मिल गया है, तुम्हें उसे चोट नहीं पहुंचानी है। इतना कहकर रोहन ने नील के ऊपर बैठे मुक्के मार रहे ध्रुव को अपनी ओर खींचकर उससे दूर कर दिया। छोड़ दो पार्टनर, छोड़ दो मुझे। आज मैं इसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि ये निकिता के पास जाना तो दूर, उसे नजरें उठाकर भी देखने की हिम्मत नहीं करेगा। ध्रुव गुस्से से झटपटाया और खुद को रोहन की पकड़ से छुड़ाकर नील को फिर से मारने के लिए लपका। तभी रोहन ने उसे दोबारा पकड़ा और कहा, ध्रुव, मैंने कहा बस करो। यदि तुम भी नील को इतनी बेरहमी से मारोगे तो तुम में और उसमें क्या फर्क रह जाएगा? तुम उसके जैसे नहीं हो, बात को समझो। ये सुनकर ध्रुव थोड़ा शांत हुआ। उधर नील ध्रुव से पिटने के बाद एम्बैरेस्ड फील करने लगा। उसने अपने मुंह से निकले खून को साफ किया और फिर अपने कपड़े झाड़ते हुए और लड़खड़ाते हुए वहां से जाने लगा। हालांकि जाने से पहले उसने ध्रुव को घूर कर देखा। इधर ध्रुव के कपड़े भी जगह जगह से फट गए थे, उसके बाल बिखर गए थे और उसके चेहरे पर भी चोट के कुछ निशान थे। ध्रुव की यह हालत देखकर रोहन बोला, तुम ठीक तो हो ना? तुम बोलो तो हम एक बार डॉक्टर को चलकर दिखा देते हैं। इस पर ध्रुव अपने कपड़ों की धूल झाड़ते हुए बोला, इसकी कोई जरूरत नहीं है पार्टनर, मैं ठीक हूँ और अब मुझे अपना अधूरा काम पूरा करना है। इतना बोलकर ध्रुव ने जमीन पर पड़े फूल, चॉकलेट्स और टेडी बेयर को उठाया और वो उन्हें लेकर निकिता की ओर जाने लगा। ध्रुव की यह हिम्मत देखकर रोहन भी इंप्रेस हो गया। उधर दूर खड़ी निकिता भी नील और ध्रुव की ये फाइट देख रही थी। वो भी हैरान थी कि कैसे हमेशा पिटते रहने वाले ध्रुव ने आज नील की ही धुलाई कर दी थी। निकिता ये सब सोच ही रही थी कि तभी ध्रुव उसके पास आ गया। फिर वो घुटने के बल बैठा और निकिता के हाथ में गुलाब का फूल देते हुए बोला, निकिता, आई लाइक यू, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? ये सुनकर निकिता शॉक्ड हो गई। हालांकि वो भी ध्रुव को कहीं ना कहीं दिल से चाहती थी और फिर आज ध्रुव उसके लिए जिस तरह से नील से लड़ा, वो देखकर निकिता बड़ी इंप्रेस हो गई थी। हाँ ध्रुव, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनूंगी। निकिता ने गुलाब का फूल लेते हुए एक प्यारी सी स्माइल पास की। ये देखकर ध्रुव की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सच्ची? ध्रुव खुश होकर बोला और खुशी से नाचने लगा। लेकिन तभी उसकी नजर रोहन पर पड़ी, जो उसकी ओर एक मीठी मुस्कान के साथ देख रहा था। रोहन को देखकर ध्रुव थोड़ा शर्माया और उसने नाचना बंद कर दिया। फिर वो रोहन के पास आकर बोला, पार्टनर, निकिता मान गई। इस पर रोहन ने ध्रुव के बिखरे बाल जमाए और प्यार से बोला, ये तो बहुत अच्छी बात है, कांग्रेट्स। वैसे मैं ये तुम्हारे बिना कभी नहीं कर पाता पार्टनर। ध्रुव ने इतना कहकर रोहन को गले लगा लिया। लेकिन मैंने इसमें क्या किया? नील को तो तुमने अकेले ही हराया। रोहन कंफ्यूज होकर बोला। इस पर ध्रुव ने कहा, तुम्हारे साथ रहते हुए मैंने बहुत कुछ सीखा। कैसे कभी हार नहीं मानना चाहिए, अपने फेलियर से सीखना चाहिए। और जब तुमको उस दिन बहादुरी से गुंडों से लड़ते हुए देखा तो मैंने भी सोच लिया कि बड़ा होकर तुम्हारी तरह बनूंगा। यू आर द बेस्ट पार्टनर, तुम मेरे आइडल हो। इतना कहकर ध्रुव ने दोबारा से रोहन को गले लगा लिया। ध्रुव की ये बात सुनकर रोहन भी थोड़ा इमोशनल हो गया।
हालांकि उसने अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिया, बस ध्रुव को गले लगाते हुए इतना बोला, तुम भी बेस्ट हो पार्टनर। तभी रोहन की नजर निकिता पर पड़ी, जो ध्रुव का इंतजार कर रही थी। ये देखकर रोहन ध्रुव से बोला, अब सारा दिन मुझसे ही बातें करते रहोगे या अपनी न्यू गर्लफ्रेंड निकिता को भी टाइम दोगे? तभी ध्रुव को रियलाइज हुआ कि वो निकिता के बारे में तो भूल ही गया था। ठीक है, मैं निकिता के पास जाता हूँ, हम बाद में मिलते हैं पार्टनर। इतना बोलकर ध्रुव निकिता के पास चला गया और दोनों एक दूसरे को प्यार से चॉकलेट खिलाने लगे। ये देखकर रोहन को अच्छा महसूस हुआ। वो मुस्कुराता हुआ कार में बैठा और फिर वापस अल्फा लाइफ नाइट क्लब आ गया। यहां आकर रोहन फिर से अपने काम में बिजी हो गया। तभी क्लब मैनेजर योगेश ने रोहन को 9th फ्लोर पर व्यवस्था संभालने भेजा। जब रोहन वहां गया तो उसने देखा कि किंजल कुछ लोगों के साथ एक बिजनेस मीटिंग में बिजी है। किंजल ने भी रोहन को तिरछी निगाहों से देख लिया, लेकिन वो कुछ बोली नहीं और मीटिंग में मौजूद लोगों से बात करने लगी। दरअसल किंजल कभी कभी अपनी बिजनेस मीटिंग क्लब में आकर भी कर लेती थी। आज उसने ऐसा ही किया था। कुछ देर बाद मीटिंग खत्म हो गई और सभी जाने लगे। तभी किंजल रोहन के पास गई और बोली, ध्रुव को अच्छे से स्कूल छोड़ दिया ना? इस बार तो तुम दोनों ने कोई गड़बड़ नहीं की? यह सुनकर रोहन थोड़ा नर्वस हुआ और उसने स्कूल में हुई ध्रुव की फाइट की बात छिपाते हुए कहा, नहीं, कोई गड़बड़ नहीं हुई, सब कुछ सही रहा। रोहन ने इतना कहा ही था कि उसका मोबाइल बजने लगा। जब रोहन ने अपने मोबाइल की स्क्रीन देखी तो उस पर ध्रुव का नंबर था। ध्रुव? रोहन के मुंह से निकल पड़ा, जिसे पास खड़ी किंजल ने सुन लिया। फोन स्पीकर ऑन करके उठाना। किंजल ने कुछ गड़बड़ की आशंका जताते हुए रोहन से कहा। इस पर रोहन ने फोन का स्पीकर ऑन कर दिया और वो कॉल उठाते हुए बोला, हाँ ध्रुव बोलो, क्या हुआ? तभी सामने से आवाज आई, मैं ध्रुव नहीं, सब इंस्पेक्टर दिलीप बोल रहा हूँ। आपका ध्रुव पुलिस स्टेशन में है, जल्दी से आ जाइए। ये सुनकर रोहन और किंजल दोनों हैरान रह गए और साथ में बोल पड़े, पुलिस स्टेशन? तभी रोहन ने सब इंस्पेक्टर से पूछा, लेकिन हुआ क्या? इस पर सब इंस्पेक्टर चिढ़कर बोला, पहले आप यहाँ आओ तो फिर सब पता चल जाएगा कि तुम्हारे ध्रुव ने क्या कांड किया है। मैं एड्रेस भेज रहा हूँ, जल्दी आ जाना। इतना कहकर सब इंस्पेक्टर ने कॉल कट कर दिया। कोई गड़बड़ नहीं हुई, सब अच्छे से हो गया। हाँ? किंजल ने रोहन को शक वाली निगाहों से घूरते हुए पूछा। अब रोहन को समझ में नहीं आया कि वो अपने झूठ को कैसे कवर करे। हालांकि उसे ध्रुव की भी चिंता थी और वो ये भी नहीं समझ पा रहा था कि आखिर ध्रुव पुलिस स्टेशन कैसे जा पहुंचा, जबकि उसके सामने तो सब कुछ सही तरीके से एंड हो गया था। रोहन ये सब सोच ही रहा था कि तभी किंजल बोली, क्या हुआ बताओ, आज स्कूल में ऐसा क्या हुआ? इस पर रोहन बोला, मैं रास्ते में आपको सब बताता हूं, हमें पहले फौरन पुलिस स्टेशन के लिए निकलना चाहिए। किंजल ने रोहन की बात से एग्री किया और वो उसके साथ कार में बैठकर पुलिस स्टेशन के लिए निकल पड़ी। इधर रास्ते में रोहन ने किंजल को स्कूल में निकिता को लेकर हुई ध्रुव और नील की फाइट की सारी कहानी सुना दी। तो ध्रुव की एक गर्लफ्रेंड बन गई और उसने उसे बुली करने वाले बच्चे को फाइट में हरा भी दिया। मेरी पीठ पीछे ये लड़का इतना कुछ कर गया और मुझे कानों कान खबर तक नहीं हुई, किंजल ने रोहन से कहा। इस पर रोहन कुछ नहीं बोला। कुछ देर बाद दोनों पुलिस स्टेशन पहुंच गए। सबसे पहले रोहन पुलिस स्टेशन में घुसा, जिसे देखकर ध्रुव खुशी से दौड़ते हुए उसके पास गया। रोहन, तुम आ गए। ध्रुव खुश होकर रोहन को गले लगाने ही वाला था कि तभी उसने अपनी मौसी किंजल को गुस्से में पुलिस स्टेशन के अंदर दाखिल होते देखा। यह देखकर ध्रुव की खुशी गायब हो गई और वो डरते हुए रोहन के पीछे जाकर छिप गया। पहले गलती करते हो और फिर चुप रहे हो, बताओ अब क्या किया तुमने? किंजल ने ध्रुव को डांटते हुए पूछा। ध्रुव कुछ बोलता तभी पीछे से सब इंस्पेक्टर दिलीप आ गए। मैं बताता हूं इस बच्चे ने क्या किया। स्कूल में दूसरे बच्चे के साथ मारपीट की, उसे इतना मारा कि उसके मुंह से खून तक निकल आया। यह सुनकर रोहन बीच में बोल पड़ा, लेकिन पहले उस बच्चे ने ध्रुव को मारना शुरू किया था। ध्रुव तो बस अपना बचाव कर रहा था। इसके चेहरे पर भी चोटें आई हैं और आपको हमारी बातों पर यकीन नहीं,
तो आप स्कूल में लगी सीसीटीवी फुटेज चेक कर सकते हैं। ये सुनकर सब इंस्पेक्टर रोहन को घूरते हुए ध्यान से देखने लगा। क्या आप इसके बाप हैं? सब इंस्पेक्टर का ये सवाल सुनकर रोहन ऑकवर्ड फील करने लगा और बोला, नहीं, मैं ध्रुव का। रोहन सही शब्द सोच ही रहा था कि ध्रुव बीच में बोल पड़ा, रोहन मेरा बेस्ट फ्रेंड है। ये सुनकर सब इंस्पेक्टर हंसने लगा। इतना बड़ा ताड़ जैसा लंबा आदमी तुम जैसे छुटकू का दोस्त है। तभी किंजल बीच में आई और बोली, मैं ध्रुव की मौसी हूं, आप मुझसे बात कीजिए। इस पर सब इंस्पेक्टर ने किंजल की ओर देखा और कहा, देखिए, ध्रुव ने नील नाम के जिस लड़के को मारा था, उसने अपने पापा को कहकर पुलिस में ध्रुव के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। यदि वो अपनी शिकायत वापस ले लेते हैं तो मैं ध्रुव को वार्निंग देकर छोड़ दूंगा। हालांकि वो बहुत बड़े आदमी हैं और इतनी आसानी से नहीं मानेंगे। इस पर किंजल गुस्से में बोली, मानना तो उसके पापा जी को भी पड़ेगा, जस्ट वेट एंड वॉच। इतना कहकर किंजल कोने में चली गई और मोबाइल पर एक नंबर डायल करके कुछ बात करने लगी। फिर कुछ देर बाद सब इंस्पेक्टर के मोबाइल पर एक कॉल आया। सामने मौजूद शख्स की आवाज सुन वो थर थर कांपने लगा और फिर किंजल से माफी मांगते हुए ध्रुव को छोड़ दिया। उधर रोहन ये सब देखकर हैरान रह गया। अब वो ये जानने को बेताब था कि किंजल ने आखिर ऐसा किसे कॉल कर दिया जिसके बाद सब इंस्पेक्टर भी डरकर कांपने लगा। रोहन कार में किंजल और ध्रुव को लेकर उनके घर जा रहा था। तभी अपने मन में चल रही जिज्ञासा को शांत करते हुए उसने किंजल से पूछ ही डाला, क्या मैं जान सकता हूं कि आपने पुलिस स्टेशन में किसे कॉल किया था जो सारा मैटर इतनी आसानी से सॉल्व हो गया? इस पर किंजल बोली, तुमने बिग बुल का नाम सुना है? बस ये समझ लो कि मैंने जिसे कॉल किया वो बिग बुल का बेहद खास है। ये सुनते ही रोहन के कान खड़े हो गए। फाइनली उसे किंजल के मुंह से पहली बार बिग बुल के बारे में सुनने को मिला। आखिर वो यही सब पता लगाने तो इस नाइट क्लब में आया था। तो अब क्या होगा आगे? क्या रोहन किंजल से बिग बुल की और इंफॉर्मेशन निकलवा पाएगा? और कौन है वो शख्स जिसे किंजल ने कॉल किया था जो बिग बुल का बेहद खास है? आखिर क्या है किंजल और बिग बुल के बीच का कनेक्शन? जानने के लिए सुनिए सीक्रेट मिलेनियर का अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम पर। किंजल ने बिग बुल के एक खास शख्स को कॉल करके ध्रुव को पुलिस स्टेशन से छुड़वा लिया था। जब रोहन को यह बात पता चली तो उसके कान खड़े हो गए। अब रोहन किंजल से बिग बुल के बारे में और भी सुनना चाहता था। बिग बुल? हाँ, वैसे कौन है ये? कार ड्राइव कर रहे रोहन ने अनजान बनकर पूछा। नाउ डोंट से कि तुम बिग बुल के बारे में नहीं जानते। किंजल ने आश्चर्य करते हुए पूछा। आई एम सॉरी बट मुझे नहीं पता। वैसे भी सिंगापुर शिफ्ट हुए मुझे ज्यादा वक्त नहीं हुआ, सो हो सकता है इसलिए मैंने बिग बुल का कभी कोई नाम नहीं सुना। रोहन भोला बनकर फिर अनजान बना। इस पर किंजल बोली, अब कैसे बताऊं तुम्हें? अच्छा, तुम फिलहाल के लिए इतना समझ लो, जैसे शेर जंगल का राजा होता है वैसे बिग बुल इस सिंगापुर का राजा है। रोहन किंजल के इस जवाब से सेटिस्फाइड नहीं हुआ। ये बात तो उसे पहले से ही पता थी। वो कुछ और काम का जानना चाहता था। अच्छा, वैसे ये बिग बुल करते क्या हैं? रोहन ने जानना चाहा। जवाब में किंजल बोली, अरे ये पूछो क्या नहीं करते हैं। शायद ही कोई ऐसा बड़ा बिजनेस होगा जिसमें बिग बुल का हाथ ना हो। फाइनेंस, रियल एस्टेट, वेपन प्रोडक्शन, शिप प्रोडक्शन, इंटरनेशनल इंपोर्ट एक्सपोर्ट और... किंजल कुछ और आगे बोलती, तभी शिप प्रोडक्शन नाम सुनकर रोहन के कान खड़े हो गए। उसने किंजल को बीच में टोकते हुए कहा, शिप प्रोडक्शन? क्या बिग बुल ये काम भी करते हैं? इस पर किंजल बोली, हाँ, इतना ही नहीं, उनकी एक बड़ी शिपिंग कंपनी भी है, बिग ईगल। ये नाम सुनते ही रोहन के पैरों तले जमीन खिसक गई। बिग ईगल वही कंपनी है जिसने द ब्लू होराइजन नाम की शिपिंग कंपनी को टेक ओवर कर लिया था। इसी कंपनी की शिप के पास ही रोहन उसके दादाजी को मिला था। पहले तो रोहन को बिग बुल की तलाश सिर्फ इसलिए थी क्योंकि वो अपने दादाजी की मौत का बदला लेना चाहता था।
लेकिन अब उसके पास उसे ढूंढने की एक और वजह है। द ब्लू होराइजन शिप से भी बिग बुल का कोई कनेक्शन है, और शायद रोहन के माता पिता से भी। रोहन ये सब सोचते हुए बिग बुल के बारे में किंजल से और कुछ सवाल पूछने ही वाला था कि तभी किंजल बोल पड़ी, ये सब छोड़ो, तुम अपने बारे में बताओ। तुमने कहा कि तुम सिंगापुर कुछ समय पहले ही शिफ्ट हुए, तो इसके पहले कहां रहते थे? अब रोहन चाहकर भी किंजल से दोबारा बिग बुल से रिलेटेड कोई सवाल नहीं पूछ सकता था, क्योंकि अगर वो ऐसा करता तो किंजल को उस पर शक हो जाता। इसलिए रोहन किंजल के सवाल का जवाब देते हुए बोला, मैं पहले मुंबई में रहता था। यह सुनकर किंजल बोली, ओह मुंबई, मैं भी हमेशा से मुंबई जाना चाहती थी, लेकिन काम काज में इतना उलझी रहती थी कि टाइम ही नहीं मिला। वैसे तुम मुंबई से सिंगापुर क्यों आए? अब असलियत में तो रोहन अपने दादाजी के कातिल और मॉम डैड को ढूंढने सिंगापुर आया था, लेकिन वो किंजल को यह सब कहां बताने वाला था। तो उसने सफाई से झूठ बोलते हुए कह दिया, वो मैं जॉब की तलाश में आया था। ये नाइट क्लब वाली जॉब करने मुंबई से सिंगापुर आ गए? ऐसी जॉब तो तुम्हें मुंबई में भी मिल जाती, किंजल ने आश्चर्य करते हुए कहा। किंजल की बात में दम था, लेकिन रोहन के मुंह से झूठ का तीर निकल चुका था, इसलिए वो अपनी बात को कवर करते हुए बोला, एक्चुअली मैं मुंबई में बोर भी हो गया था और कोई फॉरेन कंट्री घूमना चाहता था, तो मैंने सिंगापुर चूज कर लिया। तो कैसा लग रहा है सिंगापुर? किंजल ने पूछा। बहुत ही बढ़िया, रोहन ने जवाब दिया। तभी किंजल का घर आ गया और रोहन ने गाड़ी रोक दी। ठीक है रोहन, हम फिर मिलते हैं। इतना कहकर किंजल गाड़ी से बाहर निकल गई। बाय पार्टनर, एंड आज तुमने मेरे लिए जो कुछ भी किया उसके लिए थैंक यू। अगर तुम ना होते तो शायद ना मैं निकिता को प्रपोज कर पाता और ना उस नील को सबक सिखा पाता। इतना कहकर ध्रुव ने रोहन को गले लगा लिया। बदले में रोहन भी ध्रुव से पूरे दिल से गले मिला। ये नजारा देखकर किंजल मन ही मन मुस्कुराने लगी। वो समझ गई कि रोहन का ध्रुव की लाइफ में आना उसके लिए काफी अच्छा रहा। अब वो पहले से ज्यादा खुश और पॉजिटिव रहता है। रोहन, क्या तुम आज का डिनर हमारे साथ करोगे? किंजल ने रोहन से कहा। यह सुनकर रोहन मन ही मन खुश हो गया। उसने सोचा डिनर के बहाने ही सही उसे बिग बुल के बारे में किंजल से और जानने का मौका मिल जाएगा। रोहन डिनर के लिए हां बोलने ही वाला था कि तभी उसका फोन बजा। ये रिया का कॉल था। रोहन ने जैसे ही कॉल उठाया, रिया सामने से बोली, रोहन कहां रह गए तुम? हमने डिसाइड किया था ना, आज रात को मेरी मायरा से जीत की पार्टी करेंगे। इस पर रोहन बोला, वो मैं कुछ काम में बिजी हो गया था, क्या मेरा पार्टी में आना जरूरी है? रोहन ने मना करना चाहा ताकि वो किंजल के साथ डिनर करके बिग बुल की जानकारी हासिल कर सके, लेकिन रोहन का ये जवाब रिया को पसंद नहीं आया। तुम पागल हो क्या रोहन? तुम्हारे बिना पार्टी कैसे होगी? मैं कुछ नहीं जानती, तुम फटाफट यहाँ आओ, हम साथ में डिनर करेंगे, और अगर तुम नहीं आए तो मैं तुम्हें ढूंढते हुए आ जाऊंगी। फिर तुम कहीं भी हो, किसी भी काम में बिजी हो, मैं तुम्हें खींच कर ले आऊंगी। रिया रोहन पर बरसते हुए बोली, अच्छा ठीक है, मैं आता हूं। रोहन ने रिया की जिद पर हारते हुए कहा। फिर फोन काटकर किंजल से कहा, सॉरी मिस किंजल, आपका डिनर ड्यू रहा, आज मुझे कुछ और काम आ गया है तो जाना होगा। यह सुनकर किंजल को मन ही मन थोड़ा बुरा लगा, क्योंकि कई मर्द किंजल के साथ कुछ पल बिताने को मरते हैं। उसके साथ डिनर का मौका मिल जाए तो उन्हें ऐसा लगता है जैसे जन्नत मिल गई हो, लेकिन यहां ये रोहन उसके डिनर के ऑफर को ठुकरा रहा था। हालांकि किंजल ने अपनी नाराजगी को रोहन के सामने जाहिर नहीं होने दिया और बोली, कोई बात नहीं, हम फिर कभी साथ में डिनर कर लेंगे, तुम अपना काम निपटा लो। इतना कहकर किंजल घर में जाने लगी। वहीं ध्रुव भी उसके पीछे पीछे जाने लगा। हालांकि इस दौरान उसकी नजर रोहन पर थी और वो उसे एक स्माइल के साथ बाय का इशारा कर रहा था, जिस पर रोहन ने भी अपना हाथ हिलाकर उसे बाय बोल दिया। कुछ देर बाद रोहन आहूजा कॉरपोरेशन आ गया, जहां रिया और हितेश उसका पहले से ही इंतजार कर रहे थे। कहां रह गए थे तुम, और पार्टी में आने से मना क्यों कर रहे थे?
रिया रोहन को देखते ही उस पर बरस पड़ी। अरे वो ध्रुव है ना, उसे पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था, तो उसे लेने पुलिस स्टेशन गया था। रोहन ने कहा, क्या ध्रुव को पुलिस ले गई थी? लेकिन क्यों? रिया ने आश्चर्य से पूछा। इस पर रोहन ने रिया को पूरी कहानी सुना दी। इस पर रिया आश्चर्य से बोली, वाह, ये ध्रुव थोड़ा अलग बच्चा है। ये तो मैं उससे पहली बार मिलते ही समझ गई थी, लेकिन इतना अलग निकलेगा ये नहीं सोचा था। बाय द वे, आई एम हैप्पी कि उसे उसका प्यार निकिता मिल गई, वरना हर किसी के नसीब में सच्चा प्यार कहां होता है। इतना कहकर रिया चुप हो गई। फिर रोहन की ओर देखते हुए बोली, क्या तुमने कभी किसी से सच्चा प्यार किया है? इस पर रोहन बोला, हां। यह सुनकर रिया हैरान रह गई। कौन थी वो? रिया ने फौरन रोहन पर सवाल दागा और उसके जवाब का इंतजार करते हुए उसके करीब आ गई। एक्चुअली वो थी नहीं, थे मेरे दादाजी। एक वही थे जिन्हें मैंने हमेशा दिल से चाहा। रोहन ने मासूम बनकर जवाब दिया। इस पर रिया ने अपना माथा पकड़ लिया और बोली, अरे पगलू, मैं वैसे प्यार की बात नहीं कर रही। एक लड़की और लड़के के बीच जो प्यार होता है, जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, उस टाइप का प्यार। क्या तुमने कभी किसी से वैसा वाला प्यार किया है? यह सवाल सुनकर रोहन चुप हो गया। तभी रिया बोली, छोड़ो, मैं भी किस खड़ूस इंसान से पूछ रही हूं। जो खुलकर स्माइल भी बड़ी मुश्किल से करता है, वो प्यार क्या करेगा? यह सुनकर रोहन ने कुछ रिएक्ट नहीं किया। तभी हितेश बीच में बोला, तुम दोनों का बातों से पेट भर गया हो तो अब खाने से भी पेट भर लें। बड़ी जोरों की भूख लग रही है। अरे हाँ चलो, अब हम पार्टी पर फोकस करते हैं। इतना कहकर रिया रोहन की कार में आकर उसके बगल में बैठ गई। फिर हितेश भी कार की पिछली सीट पर बैठ गया और रोहन ने कार आगे बढ़ा दी। वैसे चलना कहां है? रोहन ने पूछा। मुझे नहीं पता, तुम बताओ, रिया बोली। इस पर रोहन ने हितेश की ओर देखा और सेम सवाल इशारों ही इशारों में पूछ लिया। जवाब में हितेश थोड़ा हिचकिचाया और फिर बोला, वैसे सच कहूं तो मेरा आज स्ट्रीट फूड खाने का बहुत मन कर रहा है। वो होता है ना, बहुत ऑयली और मस्त स्पाइसी, वैसा कुछ। लेकिन आई नो कि मिस रिया को वो जगह पसंद नहीं आएगी, तो हम किसी 5 स्टार होटल ही चल देते हैं। इतना बोलकर हितेश उदास हो गया। तभी रिया बोली, क्यों? मुझे वो जगह क्यों पसंद नहीं आएगी? अमीर बनने से पहले मैंने भी पापा के साथ मुंबई की गलियों में बहुत स्ट्रीट फूड खाया है, और तुम्हारा आइडिया भी अच्छा है। मैं भी बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स का वही बोरिंग खाना खा खा कर बोर हो चुकी हूँ। स्ट्रीट फूड खाएंगे तो पुरानी यादें ताजा हो जाएंगी। रिया की ये बात सुनकर हितेश का चेहरा चमक उठा। सच्ची? तो चलो, मुझे पता है यहाँ सबसे बेस्ट स्ट्रीट फूड कहाँ मिलता है। इतना बोलकर हितेश रोहन को रास्ता दिखाने लगा। कुछ देर बाद रोहन की गाड़ी एक बिजी स्ट्रीट में आकर रुकी, जहां सड़कों पर कई फूड स्टॉल लगे थे। यहाँ का एम्बियंस देखकर लग रहा था कि यहाँ कोई अमीर या गरीब नहीं है, बस सभी चटोरे हैं और अपनी सुहानी रात टेस्टी और चटपटे फूड के साथ एंजॉय कर रहे हैं। यार, मैं सिंगापुर में इतने सालों से हूं, लेकिन कभी इस स्ट्रीट में नहीं आई। रिया यहाँ का नजारा देखकर बोली, यह सिंगापुर की खाओ गली है। यहाँ का खाना खाकर तुम्हारी तबीयत मस्त हो जाएगी। हितेश बोला। तभी रोहन ने कार पार्क कर दी और रिया और हितेश के साथ फूड स्ट्रीट में टहलने लगा। तो बताइए मिस रिया, क्या खाएंगी आप? हितेश ने पूछा। वैसे तुम्हारा क्या खाने का मन है? रिया ने जानना चाहा। मेरी तो चाइनीज खाने की इच्छा है, एकदम स्पाइसी वाला। इतना कहते ही हितेश के मुंह में पानी आ गया। ठीक है, तो फिर मैं भी चाइनीज ही खाऊंगी, वो भी एकदम स्पाइसी वाला, रिया ने एक्साइटमेंट के साथ कहा। वैसे ये स्ट्रीट फूड 5 स्टार रेस्टोरेंट के खाने की तुलना में काफी स्पाइसी होते हैं, तुम इसे खा तो लोगी ना? रोहन ने कंसर्न दिखाते हुए रिया से पूछा। हाँ हाँ, डोंट वरी। जब उस जहर जैसी कड़वी मायरा को झेल लिया
तो ये स्पाइसी फूड किस खेत की मूली है, मैं सब संभाल लूंगी, तुम टेंशन मत लो, रिया फुल कॉन्फिडेंस से बोली। फिर हितेश ने तीनों के लिए कुछ अलग अलग चाइनीज डिशेस ऑर्डर कर दी। कुछ देर बाद खाना रेडी होकर आ गया। रिया, रोहन और हितेश उस खाने की प्लेट को लेकर स्ट्रीट पर ही रखे स्टूल पर बैठ गए। खुशबू तो बड़ी जोरदार आ रही है, रिया ने गर्मा गर्म खाने की स्मेल लेते हुए कहा। टेस्ट भी बड़ा जोरदार है, एक बाइट खाकर तो देखो, रोहन ने कहा। तभी रिया ने शौक से पहली बाइट मुंह में ली, लेकिन ऐसा करते ही वो सीसी करते हुए जोर से चिल्ला पड़ी। बहुत तीखा है, बहुत तीखा है, पानी पानी चाहिए मुझे। रिया का ये रिएक्शन देखकर हितेश हंसने लगा, वहीं रोहन भी मंद मंद मुस्कुराने लगा। फिर रोहन ने रिया को पानी की बोतल दी, जिसे रिया एक बार में ही पूरी गटक गई। आ गया स्वाद, रोहन ने रिया को छेड़ते हुए कहा। तीखा जरूर है, लेकिन स्वाद भी मस्त है, मैं दोबारा ट्राई करती हूँ। इतना कहकर रिया ने दोबारा एक बाइट ली। इस बार भी वो उसे तीखी लगी, लेकिन रिया ने इसे सहन कर लिया और फिर एक के बाद एक बाइट लेते हुए बड़े चाव से खाने लगी। रोहन, तुम भी खाओ ना, लो। इतना बोलकर रिया रोहन को अपने हाथ से खिलाने लगी। इससे रोहन को थोड़ा ऑकवर्ड फील हुआ, लेकिन उसने रिया का दिल रखने के लिए मुंह खोल दिया। हालांकि रिया रोहन के मुंह में खाने की बाइट डालती, तभी वहां एक पिंक कलर की कार आकर रुकी। फिर उस कार में से पिंक स्कर्ट और टॉप पहनी दो खूबसूरत लड़कियां बाहर निकली। उन लड़कियों को देखकर हितेश बड़ा खुश हो गया। हेलो सुंदरियों, क्या चाहिए तुम्हें? हितेश ने बड़ी सी स्माइल के साथ पूछा। इस पर उन दोनों लड़कियों ने अपने टॉप के अंदर से गन निकाल ली और रिया के ऊपर तानते हुए बोली, ये लड़की, इसकी लाश चाहिए हमें। यह सुनकर रिया को इतना बड़ा शौक लगा कि उसके हाथ से खाने की प्लेट जमीन पर गिर गई। उन लड़कियों के हाथ में पकड़ी गन को अपनी ओर पॉइंट होता देखकर उसे ऐसा लगा जैसे यही उसका अंत है। तो क्या होगा आगे? क्या रिया इन सुंदर लड़कियों के हाथों मारी जाएगी या फिर रोहन उसे बचा लेगा? आखिर कौन है ये कातिल सुंदरियां और किसने भेजा है इन्हें? जानने के लिए सुनिए सीक्रेट मिलेनियर का अगला एपिसोड, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। रिया रोहन और हितेश के साथ स्ट्रीट फूड का आनंद ले रही थी कि तभी पिंक कार से दो खूबसूरत लड़कियां बाहर निकली और रिया के ऊपर गन तानकर बोली, हमें इस लड़की की लाश चाहिए। यह देखकर रिया के हाथ में पकड़ी खाने की प्लेट जमीन पर जा गिरी। रिया ने अपने मुंह का कौर अभी निगला भी नहीं था कि इन दो खूंखार लड़कियों ने अपनी गन से फायर कर दिया। लेकिन तभी रोहन बिजली की रफ्तार से आया और रिया को अपनी ओर झटके से खींच लिया। इससे उन दो लड़कियों का बार खाली चला गया। फिर रोहन रिया के सामने खड़ा हो गया। इस पर उन दोनों में से एक खूबसूरत लड़की बोली, सामने से हट जाओ, हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, हमें बस वो लड़की चाहिए। ये बात रोहन को बड़ी अजीब लगी, क्योंकि अब तक जितने भी दुश्मन रिया को मारने आए थे, उन्होंने बीच में आने वाले रोहन की जान की कभी कोई परवाह नहीं की थी। लेकिन ये दो हमलावर लड़कियां गन हाथ में होने पर भी रोहन पर फायर नहीं कर रही थी। रिया को हाथ भी लगाने से पहले तुम्हें मुझसे निपटना होगा, मैं पीछे नहीं हटने वाला, रोहन सीना तान कर बोला। इस पर उन दोनों लड़कियों ने एक दूसरे का मुंह देखा और इशारों ही इशारों में पूछा कि अब क्या करना है इस लड़के का। फिर दोनों ने एक साथ अपनी गन अंदर रख ली। फिर वो रोहन को देखकर बोली, ठीक है, हम तुम्हारी जान तो नहीं ले सकते, लेकिन तुम्हें 2-4 लगाकर सबक तो सिखा ही सकते हैं। ये बात रोहन को फिर से बड़ी अजीब लगी। आखिर क्यों ये दो लड़कियां सिर्फ रिया की जान लेना चाहती हैं और मुझे मारने में इतना हिचक रही हैं? रोहन मन ही मन ये सोच रहा था कि तभी पिंक स्कर्ट पहनी वो दो लड़कियां रोहन पर टूट पड़ी और देखते ही देखते रोहन पर लड़कियों के किक और पंच की बरसात होने लगी। लेकिन रोहन भी पीछे हटने वालों में से कहाँ था। उसने भी इन लड़कियों के सभी वारों को अपने हाथ और पैर की शील्ड बनाकर ब्लॉक कर दिया। अब वैसे तो रोहन अकेला ही इन दो लड़कियों से निपटने के लिए काफी था, लेकिन वहां खड़े हितेश से रहा नहीं गया।
वो भी इन खूबसूरत हसीनाओं से दो दो हाथ करने को मरा जा रहा था। ऐसे में वो भी खुशी खुशी बीच मैदान में कूद गया। अब रोहन पहली लड़की के साथ दो दो हाथ कर रहा था तो हितेश दूसरी के ऊपर अपने हाथ साफ कर रहा था। उधर रिया पीछे खड़ी ये सब ध्यान से देख रही थी। उसे इस बार डर नहीं लग रहा था, शायद इसीलिए कि वो जानती थी रोहन और हितेश सब संभाल लेंगे। इसके अलावा रिया भी रोहन से ट्रेनिंग ले चुकी थी, तो जरूरत पड़ने पर वो भी अपना सेल्फ डिफेंस कर सकती थी। हालांकि रिया अकेली इन दो लड़कियों से फाइट करने के बाद उनके सामने टिक पाएगी या नहीं, ये कहना मुश्किल था, क्योंकि ये लड़कियां दिखने में भले ही दुबली पतली और छुई मुई टाइप थी, लेकिन इनकी फाइटिंग स्किल्स इतनी जोरदार थी कि रोहन और हितेश को भी इन्हें धूल चटाने में टाइम लग रहा था। तभी रोहन ने सोचा कि अब बहुत हुआ। सामने फीमेल ओपोनेंट होने के कारण रोहन ने अपनी पावर को होल्ड पर रखा हुआ था, लेकिन जब बात रिया की सेफ्टी की आती है तो रोहन ना आव देखता है ना ताव, और दुश्मन को धूल चटा ही देता है। इस बार भी उसने ऐसा ही किया। उसने अपने अंदर की असली पावर को बाहर निकाला और 1 मिनट में ही पहली खूबसूरत लड़की को जमीन पर चित कर दिया। उधर हितेश को अभी भी दूसरी हमलावर लड़की को हराने में दिक्कत हो रही थी। ये देखकर रिया भी बीच मैदान में कूद पड़ी। फिर रिया और हितेश दोनों ने मिलकर किसी तरह से उस दूसरी लड़की को भी जमीन पर धराशायी कर दिया। उधर रोहन के मन में अभी भी ये जिज्ञासा उफान मार रही थी कि आखिर ये दोनों लड़कियां उसे जान से मारने में इतना हिचकिचा क्यों रही थी। ऐसे में उसने जमीन पर अधमरी पड़ी उस लड़की को उठाया और उससे पूछा, तुम मुझे जान से क्यों नहीं मारना चाहती थी? इस पर वो लड़की लड़खड़ाती जुबान में बोली, वो मेरी बॉस ने साफ साफ कहा था कि रोहन को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, बस रिया का काम तमाम करना। ये सुनकर रोहन और पास खड़ी रिया दोनों ही शॉक हो गए। कौन है तुम्हारी बॉस? जवाब जानने को बेताब रोहन ने पूछा। लेकिन तभी जमीन पर थोड़ी दूर पड़ी दूसरी हमलावर लड़की फुर्ती से खड़ी हुई और अपनी साथी लड़की को उठाकर कार में डालकर वहां से भाग निकली। ये सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि कोई कुछ समझ ही नहीं पाया। तुम्हें क्या लगता है किसने भेजा होगा इन्हें? रिया ने रोहन से पूछा। पता नहीं, पर यह तो कंफर्म है कि उनकी बॉस एक लड़की है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि वो लड़की कौन है जो तुम्हारी जान लेना चाहती है लेकिन मेरी नहीं? उसे मेरी इतनी परवाह क्यों है? रोहन और रिया दोनों इस बारे में सोच ही रहे थे कि तभी दोनों के मुंह से फटाक से एक साथ निकल पड़ा, मायरा। मुझे तो यकीन नहीं होता, क्या मायरा सचमुच इतना नीचे गिर सकती है? रिया डिसअपॉइंटमेंट के साथ बोली, जलन मिस रिया, जलन। ये एक ऐसी चीज है जो किसी भी लड़की का दिमाग खराब कर सकती है। और जितना मैंने ऑब्जर्व किया है, मायरा रोहन को चाहती है और उसे आपकी और रोहन की दोस्ती खलती है। इसलिए इस बात के चांस ज्यादा हैं कि इस हमले के पीछे मायरा का ही हाथ है। हितेश ने अपना अंदाजा लगाते हुए कहा। यह सुनकर रिया का दिमाग और भी खराब हो गया। ये भाई बहन दोनों ने मेरी नाक में दम कर रखा है, पता नहीं इनसे कैसे छुटकारा मिलेगा। इतना बोलकर रिया कुछ सोचने लगी। फिर रोहन से बोली, अब क्या करना है इस मायरा का? मन तो कर रहा है इसे अभी धक्के मारकर अपने बंगले से बाहर फेंक दूं। इस पर रोहन बोला, अभी हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं है कि यह अटैक मायरा ने ही करवाया था। हालांकि मुझे भी यही लगता है कि इस हमले के पीछे उसका ही हाथ होगा। इसलिए अभी हमें पहले से और भी ज्यादा सतर्क रहना होगा। इस पर रिया ने हां में अपनी गर्दन हिला दी। फिर सभी आहूजा के बंगले पर लौट आए। यहां रिया और रोहन जैसे ही डाइनिंग एरिया में घुसे, उन्हें मायरा सोफे पर बैठी दिखाई दी। अरे बहना, तुम आ भी गई इतनी जल्दी? मुझे तो लगा कि आज तुम आओगी ही नहीं। मायरा रिया को घूरते हुए बोली। हाँ, तुमने तो पूरा इंतजाम कर रखा था मेरे ना आने का, लेकिन तुम इसमें भी फेल हो गई, जैसे मेरे साथ फाइटिंग कंपटीशन में फेल हुई थी। रिया ने नहले पर दहला मारते हुए कहा। यह सुनकर मायरा का दिमाग खराब हो गया, लेकिन उसने अपने गुस्से को कंट्रोल किया और भोली बनते हुए बोली, क्या बात कर रही हो बहना? मैं कुछ समझी नहीं।
मुझे लगा तुम आज अपनी जीत का जश्न मना रही होगी, रात भर एंजॉय करोगी, इसलिए आज नहीं आओगी। लेकिन हमेशा की तरह तुमने मेरी बातों का गलत मतलब ही निकाल लिया। तुम्हारी हर बात का क्या मतलब होता है मैं अच्छे से जानती हूं, इसलिए मेरे सामने ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करना। और वैसे भी मैं आज बहुत थक चुकी हूं। आई नीड अ गुड स्लीप, और मेरे पास तुम्हारे मुंह लगने का फालतू टाइम नहीं है। इतना बोलकर रिया गुस्से में अपने कमरे में चली गई। हालांकि रोहन वहीं खड़ा रहा और मायरा को शक भरी निगाहों से घूरता रहा। रोहन के एक्सप्रेशंस देखकर मायरा भी समझ गई कि रोहन उससे नाराज है और शायद उसे उस पर शक भी है। ऐसे में वो रोहन का ध्यान भटकाते हुए बोली, रोहन डियर, वैसे आज तुम बड़े हैंडसम लग रहे हो, और ये शर्ट तो तुम पर बहुत जच रही है, कहां से ली? इस पर रोहन ने कोई रिएक्ट नहीं किया। फिर वो मायरा को घूरता हुआ उसके पास आया और बोला, देखो मायरा, अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। अगर तुम्हारी वजह से रिया को कुछ भी हुआ तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। रोहन का ये रूप देखकर मायरा थोड़ी डर गई और नर्वस होकर बोली, ये क्या बोल रहे हो तुम रोहन? मैं कुछ समझी नहीं। इस पर रोहन बोला, आई एम 100% श्योर तुम सब समझ रही हो कि मेरा इशारा किस ओर है। लेकिन एक बात जान लो, जिस दिन मुझे पक्के सबूत मिल गए वो दिन इस घर में तुम्हारा आखिरी दिन होगा। इतना बोलकर रोहन भी वहां से जाने लगा। रोहन की ये बात मायरा के दिल में ऐसी चुभी जैसे कोई बड़ा सा कांटा किसी नाजुक सी एड़ी में चुभता है। मायरा को यकीन नहीं हुआ कि अब तक वो जिस रोहन को चाह रही थी, उससे प्यार से बात कर रही थी, वो उस रिया की बच्ची के चक्कर में उसे धमका रहा था। रोहन और रिया, अब इन दोनों का कुछ करना होगा। मायरा ने मन ही मन सोचा और वो फिर अपने कमरे में चली गई। उधर रोहन और चेतन आपस में बात कर रहे थे। रोहन ने चेतन को आज रिया पर हुए हमले और मायरा पर शक वाली बात बता दी। इस पर चेतन बोला, तो अब सिर्फ भाई ही नहीं बल्कि बहन भी रिया की जान की दुश्मन बन गई है। अब पानी सिर से ऊपर जा रहा है। रोहन, मेरी मानो तो हमें जल्द ही इन दोनों पर कोई एक्शन लेना चाहिए। जवाब में रोहन बोला, एक्शन तो मैं भी लेना चाहता हूं, बट पहले हमें मयंक के उस नए दोस्त अन्ना के बॉस की जानकारी मिल जाए, फिर देखते हैं इन भाई बहन का क्या करना है। वैसे तुमने आज भी मयंक को फॉलो किया ना, कुछ मिला? इस पर चेतन बोला, कुछ खास नहीं, अभी भी मयंक ज्यादा एक्टिव नहीं दिख रहा है। शायद वो भी उस अन्ना के बॉस की मदद का इंतजार कर रहा है। ठीक है, लेकिन तुम मयंक पर से एक दिन भी नजर मत हटाना, वो कभी भी कुछ भी कर सकता है। रोहन की ये बात सुनकर चेतन ने हां में अपना सर हिला दिया। अगली सुबह रोज की तरह रिया, रोहन और हितेश आहूजा कॉरपोरेशन के लिए निकल गए। उधर चेतन मयंक को फॉलो करते हुए उसके पीछे चल पड़ा। कुछ देर बाद रोहन की गाड़ी आहूजा कॉरपोरेशन आकर रुक गई। तो क्या आज भी तुम्हारी डे शिफ्ट है? रिया ने पूछा, जिस पर रोहन ने हां में अपना सर हिला दिया। ठीक है, तो फिर रात में मिलते हैं, रिया ने कहा और वो आहूजा कॉरपोरेशन के अंदर चली गई। उसके पीछे हितेश भी जाने लगा। सुनो हितेश, रोहन ने हितेश को रोका। हाँ बोलो रोहन, हितेश पलट कर बोला। इस पर रोहन कुछ देर रुका और बोला, कुछ नहीं, बस सावधान रहना, रिया का ख्याल रखना। दरअसल कल रात रिया पर हुए हमले के बाद रोहन की टेंशन बढ़ गई थी। अब सिर्फ आहूजा के दुश्मन ही नहीं बल्कि मयंक और मायरा भी रिया की जान लेने पर तुले थे। हितेश भी रोहन की चिंता भांप गया। तुम टेंशन मत लो रोहन, मैं रिया को कुछ नहीं होने दूंगा, हितेश ने फुल कॉन्फिडेंस से कहा। इस पर रोहन ने अपनी पलकें झपकाकर आंखों ही आंखों में हितेश को थैंक यू कहा और वो वहां से निकल पड़ा। फिर रोहन की गाड़ी अल्फा लाइफ नाइट क्लब के बाहर आकर रुकी। रोहन अपनी कार पार्क करने ही वाला था कि तभी उसके पास से एक टैक्सी गुजरी, जिसे देखकर रोहन के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उस टैक्सी में जो शख्स सवार था वो कोई और नहीं बल्कि वही ब्लू स्टोन लॉकेट वाला शख्स था
जो रोहन को हर जगह दिखकर गायब हो जाया करता था। ऐसे में रोहन ने फौरन अपनी गाड़ी मोड़ी और उस टैक्सी का पीछा करने लगा। उधर टैक्सी में बैठा वो ब्लू स्टोन वाला शख्स इस बात से अनजान था कि रोहन उसका पीछा कर रहा है। कुछ देर फॉलो करने के बाद टैक्सी एयरपोर्ट पर आकर रुकी। ये यहां क्यों आया है? रोहन ने मन ही मन सोचा। फिर वो लॉकेट वाला शख्स टैक्सी से निकलकर एयरपोर्ट के अंदर घुस गया। ऐसे में रोहन ने भी अपनी गाड़ी बाहर पार्क की और उस शख्स का पीछा करता हुआ एयरपोर्ट के अंदर चला गया। रोहन ने उस शख्स को पकड़ना चाहा, लेकिन वो भीड़ में किसी तरह से उससे बच निकला और अपनी फ्लाइट पर ऑन बोर्ड होने लगा। अब रोहन ये जानना चाहता था कि आखिर ये शख्स फ्लाइट लेकर कहां जा रहा है। ऐसे में उसने एयरपोर्ट पर मौजूद स्टाफ से पूछा, एक्सक्यूज मी, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये जो अभी अभी सारे पैसेंजर्स यहां से निकले, उनकी फ्लाइट कहां जा रही है? जवाब में एयरपोर्ट स्टाफ की एक लड़की बोली, सर, वो फ्लाइट तो अमेरिका जा रही है। यह सुनकर रोहन सोच में पड़ गया। रोहन ये सोच ही रहा था कि तभी उसका फोन बजा। हाँ रिया, बोलो, रोहन ने कॉल उठाते हुए कहा। जवाब में रिया बोली, रोहन, गेस व्हाट, हम अमेरिका जा रहे हैं।